हाई वोल्टेज अध्याय 1 बेसिक सिस्टम। भारी बारिश हुई, गरज और बिजली चमकने लगी। अचानक देवगरुड़ धाम के पीछे पहाड़ की तलहटी में स्थित फूस की झोपड़ी की छत पर बिजली गिरी। गड़गड़ाहट। तभी एक युवक अचानक दो दरवाजों के पैनल से जुड़े एक बिस्तर पर बैठ गया। उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। अरे, मैंने तो बच्चे को इतना डरा दिया कि वह मर गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, युवक का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने झोपड़ी में रखे सामान पर नजर डाली और एकदम से हक्का बक्का रह गया। ये कहाँ है? ये सही नहीं है। मैं साफ तौर पर अपने घर में खेल खेल रहा था और मैंने यूं ही एक बॉस को मार डाला। और फिर युवक ने फिर कहना जारी नहीं रखा, बल्कि वह सोच रहा था, वह बॉस तो कमाल का बॉस था। उसने जरूर कोई दिव्य अस्त्र गिराया होगा। मैं सर्वशक्तिमान, धनवान बनूंगा और एक गोरी, अमीर और सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। मेरे जीवन के शिखर पर पहुंचने का समय आ गया है। इंतजार। युवक एक बार फिर स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मेजबान पर बिजली गिर गई हो। बेहोश होने से पहले मुझे ये देखने का भी समय नहीं मिला कि बॉस ने क्या गिराया है। ये भी इसी क्षण था। युवक का मन जोर जोर से दुखने लगा। उसके दिमाग में सभी प्रकार की स्मृतियां समाप्त हो गईं। तारांकन, 9 साल की उम्र में योद्धा के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना वास्तव में शाही शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जैसा कि दिव्य ड्रैगन जनरल के वंशज से अपेक्षा की जाती है। तारांकन, सम्राट ने नंदिनी का विवाह आर्यन से कर दिया। एक प्रतिभाशाली और सुंदर महिला, एक आदर्श जोड़ी। तारांकन, शाही शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति आर्यन को एक रहस्यमय व्यक्ति ने बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके ड्रैगन भगवान का रक्तसार निकाल लिया गया था। उसके प्यूब्स चकनाचूर हो गए थे, उसकी नसें और नसें स्थिर हो गई थीं और उसकी साधना सीधे शून्य हो गई थी। तारांकन, ये बेकार है। यहाँ तक कि सर्वोच्च दान भी इस स्थिति को पलटने में असमर्थ है। प्यूब्स टूट जाने के बाद अब से वह केवल नश्वर ही रह जाएगा। तारांकन, पिताजी, मैं आर्यन के इलाज पर और पैसा खर्च करने का कड़ा विरोध करता हूँ। वह अभी तो बस एक कूड़े का टुकड़ा है और वह 15 साल का हो चुका है। अगर वह ठीक भी हो गया तो भी वह कूड़े का ही टुकड़ा रहेगा। तारांकन, आर्यन, क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं थीं? क्या गलत? इस युवा गुरु द्वारा कुचले जाने पर कैसा महसूस होता है? हा हा हा। तारांकन, इस कूड़े को देखो, ये सड़क पर एक भिखारी को भी नहीं पीट सकता। इसने देवगरुड़ धाम को सचमुच शर्मिंदा कर दिया है। अगर मैं होता तो मैं मर जाता। तारांकन, महापुरुष बंद दरवाजे पर साधना कर रहे हैं। तारांकन, आज से आर्यन का सारा सामान काट दो। अगर तुम्हें खाना है तो खुद ही उसके लिए लड़ो। सूर्यवंश कूड़ा नहीं उठाता। तारांकन, आह। स्मृति के टुकड़ों को धीरे धीरे जोड़ा गया। आखिरी दृश्य में अभय की लात से आर्यन उछलकर गिर जाता है। उसका सिर एक पत्थर की पटिया से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। इस पल युवक एकदम हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, मैंने अभी अभी गेम में एक बॉस को मार दिया है। क्या मुझे ऐसी सजा देनी है? मैंने एक बॉस को मार डाला, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि उसने क्या गिराया। अब मुझे दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है और मैं एक बेकार चीज बन गया हूँ। आर्यन बहुत दुखी था। वह बहुत नाराज था। उसकी यादों के अनुसार वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी एक अत्यंत अद्भुत पहचान है, देवगरुड़ धाम का उत्तराधिकारी। देवगरुड़ धाम। प्रथम महल मास्टर विक्रांत। पर्वत विभाजक ब्लेड पर भरोसा करके उसने अकेले ही प्रागैतिहासिक क्षेत्र में प्रवेश किया और एक ड्रैगन देवता को मार डाला। उसने ड्रैगन देवता के रक्तसार का उपयोग अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए किया और उस समय के ड्रैगन देवता के मार्शल महाद्वीप में नंबर 1 ड्रैगन देवता योद्धा बन गया। धीरेन्द्र का अनुसरण करते हुए उन्होंने राक्षसों और जानवरों का वध किया। इस अराजक क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसे दबंग आभामंडल का वध किया जो स्वर्ग तक पहुंच गया। 18 वर्षों तक युद्ध करने के बाद उन्होंने सूर्यवंश की सेना को अजेय बनाया और धीरेन्द्र को वर्तमान अग्निकांत साम्राज्य की स्थापना में मदद की। उन्हें ड्रैगन भगवान के मार्क्विस की उपाधि दी गई। उन्होंने देवगरुड़ धाम की स्थापना की और 10,000 वर्षों तक कुलीनता की उपाधि का आनंद उठाया। देवगरुड़ धाम को भी इसका नाम मिला। ऐसा कहा जाता था कि विक्रांत को ड्रैगन भगवान की वंशावली की विरासत प्राप्त हुई थी और सूर्यवंश की हर पीढ़ी में एक ड्रैगन भगवान योद्धा पैदा होगा, और वह इस पीढ़ी के ड्रैगन भगवान योद्धा थे। 9 साल की उम्र में ही वह योद्धा के 5वें स्तर तक पहुंच गया था। 12 साल की उम्र में ही वह दूसरे स्तर का युद्ध गुरु बन चुका था और अग्निकांत साम्राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। सभी प्रकार की प्रशंसा और चापलूसी के साथ आर्यन सूर्यवंश का सबसे महत्वपूर्ण खजाना बन गया था। तथापि अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चला। रहस्यमय रैंकर अचानक प्रकट हुआ और उसने एक ही वार में आर्यन के प्यूब्स को चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर से ड्रैगन गॉड का रक्त भी निकाल लिया। प्रतिभा तुरंत ही कचरा बन गई। पिछले साल उसे धमकाया और अपमानित किया गया था।
परिवार में उसके भाई बहन उसे पसंद नहीं करते थे और परिवार के बाहर के लोग, जो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ खिलवाड़ करते थे। वह ज्वाला नगर का सबसे बड़ा उपहास का पात्र भी बन गया था। उसके कारण सूर्यवंश को अपमानित होना पड़ा। ग्रैंड एल्डर के एकांतवास में चले जाने के बाद सूर्यवंश में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और वे नौकर के बराबर भी अच्छे नहीं रहे। 3 दिन पहले अभय ने उसे लात मारकर उड़ा दिया। दरअसल उसने अभय के बगल वाली औरत पर एक नज़र डाली थी। सिर्फ इसलिए कि उसने एक नज़र डाली थी, ये देखा जा सकता था कि वह कितना क्रोधित था। आर्यन का तो मरने का भी मन कर रहा था। जब तुम गौरवशाली थे तब तुम लाओजी को यहाँ नहीं लाए थे, लेकिन अब जब तुम कचरा बन गए हो तो तुम लाओजी को यहाँ ले आए हो। हे भगवान, तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो। भगवान के मार्शल महाद्वीप में मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता था। प्यूब्स ही वह स्थान था जहां स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची चीज अवशोषित होती थी। शरीर को परिष्कृत किया जाता था और अगले साधना स्तर तक पहुंचा जाता था। प्यूब्स को तोड़ना मृत्युदंड के समान था। साधना करने में असमर्थ और कभी भी उभरकर सामने नहीं आ पाते थे। पिछले वर्ष जो कुछ भी हुआ था वह सब इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। भले ही प्यूब्स बरकरार रहे, मैं तो बस एक ओटाकू हूं जिसे साधना का मतलब ही नहीं पता। अगर हम खेलों में प्रतिस्पर्धा करें तो मैं उन सभी को एक हाथ से हरा दूंगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। इस दुनिया को कंप्यूटर के बारे में भी नहीं पता, ऑनलाइन गेम्स की तो बात ही छोड़िए। आर्यन दर्द से कराह रहा था, उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जो बार बार कौंध रहा था। ये चीज़ खेल में एक सामान्य उपहार बैग बॉक्स थी। मैं खेल खेलने में बहुत ज्यादा मग्न हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दूसरी दुनिया के माहौल में ढल पाऊंगी। आर्यन जोर से हंसा और न जाने क्यों यह विचार उसके मन में ऐसे घूम गया जैसे कोई चूहा धीरे से क्लिक कर रहा हो। डिंग, उपहार बैग का बॉक्स खुला और गेम की सूचना सुनाई दी। आर्यन हैरान रह गई। ग्रेटर दैन मेजबान आर्यन को स्ट्राइकिंग सिस्टम सक्रिय करने के लिए बधाई। क्या आप अपनी विशेषताओं की जांच करना चाहते हैं? ग्रेटर दैन। आर्यन एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था और एक बार फिर कमरे में सजावट को गंभीरता से देखा और खुद से बुदबुदाया, ऑनलाइन गेम? असंभव, ये तो वास्तविक दुनिया है, ये खेल कैसे हो सकता है? हालांकि उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी विचार आया, जांचें। उनके दिमाग में एक गेम विशेषता इंटरफेस आया। विशेषता मान विवरण: पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। खिलाड़ी आर्यन, स्तर 0, देवता का मार्शल महाद्वीप योद्धा, युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राजा, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, युद्ध भगवान, युद्ध राजा में विभाजित है। प्रत्येक क्षेत्र 9 स्तरों में विभाजित है। पूर्णविराम। सच्ची QE 0 अंक। कौशल कोई नहीं। भाग्य मूल्य कोई नहीं। आकर्षण मूल्य कोई नहीं। स्ट्राइकिंग वैल्यू 100 अंक। पूर्णविराम डॉट 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 पूर्णविराम डॉट 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 पूर्णविराम पूर्णविराम। आर्यन के दिमाग में खेल की विशेषताओं की एक श्रृंखला उभरी। कई प्रकार थे और सिस्टम में अभी भी कई चीजें थीं जो अभी तक विकसित नहीं हुई थीं। आर्यन हंसा। उसकी मुस्कान थोड़ी अश्लील और थोड़ी कामुक भी थी। मुझे नहीं पता कि साधना में कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन जब खेल खेलने की बात आती है तो बड़ा भाई पेशेवर स्तर पर है। मेरे पिछले जन्म में मेरे लिए कोई जोड़ीदार ढूंढना मुश्किल था। इस दुनिया में कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? हा हा हा। चमकता सितारा अध्याय 2। ईश्वरीय कौशल, टोडिंग कौशल। युवा मास्टर, आप जाग रहे हैं। जैसे ही आर्यन इस प्रणाली का अध्ययन कर रहा था, नौकरानी के वेश में एक युवा लड़की तेजी से कमरे में आई। आर्यन को बिस्तर के किनारे बैठा देखकर वह चौंक गई। अंडाकार चेहरा, विलो के पत्तों जैसी बाहें, झरने के पानी जैसी साफ आंखें, आत्मिक ऊर्जा से भरी और सुनहरे रंग की पोशाक। क्योंकि वह अभी जवान थी और पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, अगर उसे कुछ और साल दिए गए तो वह निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता होगी जो राष्ट्रों को झकझोर सकती है। नौकरानी का नाम जोजो था। जब वह बाहर गया तो उसके परदादा उसे उठा ले गए थे। चूंकि आर्यन के माता पिता गायब थे, इसलिए वह थोड़ा बेचैन था, इसलिए उसने जोजो को आर्यन के साथ जाने दिया। वे दोनों एक साथ बड़े हुए। जब आर्यन अभी भी प्रतिभाशाली था तब वह अज्ञात थी। आर्यन की रक्त शिराएं निकाल दी गईं, उसके जघन शिरा को तोड़ दिया गया और उसे परिवार द्वारा पहाड़ की तलहटी में एक फूस की झोपड़ी में निर्वासित कर दिया गया। वह हमेशा उसका अनुसरण करती रही, पूरे मन से आर्यन की देखभाल करती रही। इस वर्ष यदि जोजो की देखभाल न होती तो आर्यन बहुत पहले ही मर गया होता। आर्यन कृतज्ञ था। हालांकि वह पहले वाला आर्यन नहीं था, लेकिन उन यादों ने उसे बताया कि यही लड़की इस दुनिया में एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसने उसके साथ सचमुच अच्छा व्यवहार किया था। कुछ लोगों में से एक। वह इस दूसरी दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार भी माना जा सकता है। अपने परिवार के प्रति आर्यन को एक अवर्णनीय आशा थी। पिछले जन्म में वह एक अनाथ था और बचपन से ही उसके माता पिता नहीं थे।
उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन अब जब उसके पास रिश्तेदार हैं तो वह उन्हें जी जान से प्यार करेगा। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ। इस पल क्लैंग, आंगन का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। जोजो, आज समय सीमा है। देखते हैं तुम और कहाँ छिप सकती हो। एक कर्कश आवाज सुनाई दी। कमरे के अंदर जोजो का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह डर से कांपने लगी। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं, आवाज परिचित लग रही थी, ली सैन। सूर्यवंश के कई कामों में से एक। जोजो ने सिर हिलाया, वह कर्ज वसूलने आया है। कर्ज वसूलें? आर्यन को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने जिंदगी की कभी परवाह नहीं की थी और जोजो ने हमेशा उसकी परवाह की थी। हालांकि जहां तक उसे पता था, ये ली सैन बेहद कामुक था। वह लंबे समय से जोजो की खूबसूरती के पीछे पड़ा था। जोजो ने धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन पहले अभय ने आपको बेहोश कर दिया था। मैंने उससे आपके इलाज के लिए दवा खरीदने हेतु पैसे उधार मांगे थे। मैंने शुरू में कहा था कि मैं 3 महीने बाद पैसे बदल दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आयु 3 दिन में क्यों बदल गया। आज समय सीमा है, अभी भी बाहर नहीं आ रहे। ली सैन की आवाज एक बार फिर आंगन में गूंजी। वह अश्लीलता से हंसा और बोला, अगर तुम एक रात मेरे साथ चलने को राजी हो जाओ तो हम पैसों के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल जोजो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मेरी दयालुता की कद्र करना मत भूलना। पहले जब आर्यन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था तब भी वह तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन अब वह एक बेकार चीज है, एक बेकार चीज जिसने सूर्यवंश को शर्मसार कर दिया है। पूरा सूर्यवंश उसके मरने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम उसके पीछे पीछे चलकर ही थकोई। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। हा। आर्यन तुरंत क्रोधित हो गया। यहां तक कि एक छोटे से काम के प्रबंधक ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। फक, आर्यन ने गुस्से में शाप दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और बोला, ली सैन, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। एक छोटा सा नौकर भी मेरे आर्यन के लोगों को धमकाने की हिम्मत करता है। ली सैन चौंका, थोड़ा हैरान हुआ और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ओह, तुम अब भी सोचते हो कि तुम सूर्यवंश के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। अब तुम बस कूड़ा हो, फटे हुए ट्यूब्स वाला कूड़ा। अब तुम खुद को क्या समझते हो? पेशाब करके खुद को क्यों नहीं देखते? उसने आर्यन को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। सूर्यवंश में आर्यन को कोई भी अपनी नजरों में नहीं रखता था, क्योंकि वह एक टूटा हुआ ट्यूब्स वाला कचरा था जो कभी पलट नहीं पाएगा। कुड़कुड़ाओ। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपने दांत इतनी जोर से भींच लिए कि उनमें से चटकने की आवाज आने लगी। ली सैन ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, मैं गुस्से में हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। आओ आओ और मुझे मारो, देखते हैं कि तुम जैसा कूड़ा मेरे कपड़ों के कोने को भी छू सकता है या नहीं। जोजो ने तुरंत आर्यन को पीछे खींच लिया, अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर, वह एक स्तर का योद्धा है, उसकी साधना आपसे ऊपर है, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। एक स्तर, एक योद्धा इतना घमंडी था। ये सही है, क्योंकि आर्यन 0 स्तर पर था, जिसका मतलब था कि उसका कोई स्तर नहीं था। वह ली सैन का मुकाबला बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वह इतना घमंडी था। ली सैन जोर से हंसा, क्या हुआ? डरा हुआ? तुम्हारी हिम्मत नहीं है आने की? मैं तुम्हारे जैसे कूड़े को एक हाथ से मार सकता हूं और फिर भी तुम मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करते हो। तुम खुद को ज्यादा आंकते हो। उसका गुस्सा उबल रहा था। इस हद तक तंग किए जाने के कारण आर्यन इसे रोक नहीं सका। जोजो, पैसे लौटाने का समय हो गया है। आज या तो तुम पैसे लौटा दो या रात भर मेरे साथ चलो, वरना तुम मेरे तरीके जानते हो। बेशक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसी नाजुक छोटी सुंदरता को कैसे मार सकता हूं, लेकिन ये कचरा आर्यन, हे। ली सैन ने जोजो के नाजुक छोटे चेहरे को देखा और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दिया। जोजो ने आर्यन की ओर देखा और अंततः एक कदम आगे बढ़ा। इस पल आर्यन ने जोजो को पीछे खींच लिया और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। खत्म। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और छत के नीचे चला गया। उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया जो अभी अभी बिल से रेंग कर बाहर आया था और उसके सिर पर खून से सना एक निशान था। बाजी, क्रोक। मेढक के आंतरिक अंगों को कुचलकर बाहर निकाले जाने पर उसने खून जमा देने वाली चीख निकाली। ये भी इसी समय था। ग्रेटर दैन डिंग। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को टोड को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 10 अनुभव और 0 सच्ची क्यूई प्राप्त हुई। ग्रेटर दैन डिंग। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूट को सक्रिय करने और दिव्य कौशल टॉडिंग स्किल को विकसित करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? ग्रेटर दैन डिंग। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को आगे बढ़ने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर योद्धा। ग्रेटर दैन। 3 बार आवाजें उठीं। आर्यन ने कहा, खेती करो। तब उसके दिल का गुस्सा फूट पड़ा और वह उसे और नहीं रोक सका। उसका शरीर डूब गया और वह अचानक कीचड़ भरी जमीन पर लेट गया और अजीब अजीब चीखें निकालने लगा। युवा मास्टर। जोजो का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ली सैन बेतहाशा हंसा, कचरा, अगर तुम मेरे सामने घुटने भी टेक दो तो भी यह बेकार है।
आज मुझे जोजो को लाना ही होगा, ये छोटी सी सुंदरता है। उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। आर्यन का शरीर तोप के गोले की तरह बाहर निकला। बूम! पल भर में वह ली सैन के पेट में जा लगा। ली सैन का शरीर धंस गया, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह दर्द से चीख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वह उड़ गया था। बूम! वह मिट्टी की दीवार से टकरा गया जिससे वह ढह गई। आर्यन ने ली सैन के चेहरे पर कदम रखा, उसे घूरा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम कुत्ते, मेरे सामने घमंडी होना, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ली सैन इतने दर्द में था कि उसके आंतरिक अंग फटने वाले थे, लेकिन वह अभी भी पहले की तरह अत्याचारी था और बोला, आर्यन, बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफी मांगो, अन्यथा मैं तुरंत मैनेजर लॉन को रिपोर्ट करूंगा। मैं उसका भतीजा हूं, अगर तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम परिणाम भुगतने में सक्षम नहीं होगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जीवित रह सकते हो? आर्यन ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। ली सैन की आंखें कांप उठीं और बोले, तुम्हारे जैसे कूड़े ने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरे चाचा तुम्हें जाने नहीं देंगे। जब अवाक जोजो ने सुना कि आर्यन ली सैन को मारना चाहता है तो वह तुरंत अपने होश में आए और दौड़कर बोली, युवा मास्टर, अगर वह मर गया तो लॉन दयाओ हमें जाने नहीं देगा। ली सैन ने कहा, कचरा, क्या तुमने सुना? अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मैं बम! आर्यन ने अपने नए स्ट्राइकिंग सिस्टम के साथ अपना पहला स्तर हासिल कर लिया है और ली सैन पर हमला कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या आर्यन ली सैन को मार डालेगा और इसके परिणामों का सामना करेगा, जैसा कि जोजो चेतावनी दे रही है। उपहार अध्याय 3, नौसिखिया उपहार पैक। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को ली सैन को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 100 अनुभव, 10 आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य और 10 प्रभावशाली ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। खिलाड़ी आर्यन को 200 रजत पदक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर लेवल 2 योद्धा। डिंग! योद्धा के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी आर्यन को बधाई। आपको एक नौसिखिया उपहार पैक मिला है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे? आर्यन थोड़ा उलझन में था। उसे साफ पता था कि राक्षसों को मारने से उसे अनुभव मिलता है। उसने मेढक को मारने से अनुभव मिलने की उम्मीद की थी, लेकिन क्या इंसानों को मारने से भी उसे अनुभव मिल सकता है? इंतजार, अभी अभी जो टोडिंग स्किल फटी है वह कोई ईश्वरीय स्किल लगती है। वह अभी बहुत गुस्से में था और बस ली सैन को मारना चाहता था। उसने टोडिंग स्किल के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। मेढक का चेहरा साधना विधि, टोडिंग कौशल, तारांकन श्रेणी, दिव्य स्तर। आकाश मार्शल महाद्वीप की साधना विधियां 4 प्रमुख स्तरों में विभाजित हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। प्रत्येक स्तर को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इन 4 श्रेणियों के ऊपर दिव्य स्तर की साधना विधि है। तारांकन प्रवीणता विवरण, टोडिंग कौशल की मारक क्षमता अत्यंत उच्च होती है। इसे 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक में बल का उपयोग करके हमला किया जाता है और दूसरे में सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके हमला किया जाता है। सच्ची ऊर्जा गुप्त हमले, गला घोंटने को ट्रिगर कर सकती है। अरे बाप रे! आर्यन पूरी तरह से दंग रह गया जब उसने टोडिंग स्किल के गुणों को देखा। मैंने कुछ वर्षों तक ऑनलाइन गेम खेले हैं और बहुत कम ईश्वरीय कौशल हैं जिन्हें मैंने विकसित किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दूसरी दुनिया में एक टोड को मारने से मुझे एक ईश्वरीय कौशल मिलेगा। ये बहुत बढ़िया है और यह टोडिंग स्किल भी है जिसे ओयांग फैंग विकसित करता है। हा। इस दूसरी दुनिया में इस डैडी का जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बढ़िया। छोटी गाय अपने सिर के बल खड़ी है। अद्भुत होना बहुत अच्छा है। आर्यन ने स्ट्राइकिंग वैल्यू को देखा। लगता है स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूट को ट्रिगर करने के लिए मुझे 100 पॉइंट्स की जरूरत है। एक व्यक्ति को मारने से मुझे 10 पॉइंट्स की ऊर्जा मिलेगी। ऐसा लगता है कि भविष्य में जो भी इस युवा मास्टर को उकसाएगा उसे नर्क के राजा के पास भेज दिया जाएगा। एक ही समय पर आर्यन ने आगे बढ़कर आदेश दिया, स्वीकार करो। उसके दिमाग में एक लाल बत्ती के साथ एक गिफ्ट बैग का डिब्बा चमक उठा। आर्यन के एक विचार से डिब्बा खुल गया। डिंग! तारांकन खिलाड़ी आर्यन को बेसिक स्वॉर्ड आर्ट के प्रशिक्षण के लिए बधाई। तारांकन खिलाड़ी आर्यन को कीमिया की साधना के लिए बधाई। तारांकन खिलाड़ी आर्यन को परिष्कृत कला विकसित करने के लिए बधाई। तारांकन खिलाड़ी आर्यन को एरे एनेग्राविंग तकनीक सीखने के लिए बधाई। तारांकन खिलाड़ी आर्यन को टैलिस्मैन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए बधाई। तारांकन खिलाड़ी आर्यन को बीस्ट मास्टरी सीखने के लिए बधाई। तारांकन खिलाड़ी आर्यन को कठपुतली तकनीक सीखने के लिए बधाई। तारांकन, उन्होंने कई प्राथमिक खेती तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी जब तक आकाश मार्शल महाद्वीप में सभी सहायक व्यवसायों को प्रशिक्षित किया गया था और यह स्वचालित प्रशिक्षण था। आर्यन ने कई सहायक साधना तकनीकों को देखा। ग्रेटर दैन साधना कला, कीमिया। ग्रेटर दैन ग्रेड, पीला ग्रेड, रैंक 1 उन्नत किया जा सकता है। प्रवीणता में वृद्धि हुई है। ग्रेड में वृद्धि हुई है।
ग्रेटर दैन खपत 10 सच्ची सांसें। ग्रेट जितना अधिक होगा, खपत उतनी ही अधिक होगी। ग्रेटर दैन प्रवीणता संकेत। शुरुआती कीमिया केवल निम्न श्रेणी की गोलियों को ही परिष्कृत कर सकते हैं। यदि आप उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रवीणता बढ़ानी होगी। आपकी प्रवीणता जितनी अधिक होगी, आपकी परिष्कृत गोलियों का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ग्रेटर दैन। अन्य सहायक खेती तकनीकें भी एक जैसी ही थीं। आर्यन जोर से हंसा। दूसरे लोगों को इन चीज़ों को विकसित करने के लिए प्रतिभा की ज़रूरत होती है। कीमिया के लिए अग्नि प्रतिभा की ज़रूरत होती है। संरचनाएं बनाने के लिए प्राकृतिक प्रतिभा की ज़रूरत होती है। जानवरों को वश में करने के लिए आत्मीयता की प्रतिभा की ज़रूरत होती। हालांकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस दक्षता की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे खेल में कौशल की ज़रूरत होती है। जब तक मैं अपनी दक्षता बढ़ाता रहूंगा, मेरे कौशल का स्तर बढ़ता रहेगा। मुझे पर्याप्त समय दो, चाहे टूल्स रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर हो या कीमिया मास्टर, वे सभी मेरे द्वारा कुचल दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अद्भुत है। आर्यन खुद को देखकर हंसा और खुद से बुदबुदाया, मानो वह पागल हो। जोजो को कुछ अजीब सा लगा और उसने गंभीरता से आर्यन को देखा। वह भी युवा स्वामी था, लेकिन उसके चेहरे पर 1 साल पहले वाला आत्मविश्वास लौट आया था। वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी और उसने पूछा, युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? आर्यन को होश आया और उसने जोजो को उत्साह से गले लगा लिया। उसने उसके गाल पर जोर से चुंबन किया और कहा, जोजो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जोजो को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे काफी देर तक होश नहीं आया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यंग मास्टर ने मुझे चूमा, यंग मास्टर ने मुझे चूमा। उसके गाल तुरंत पके सेब की तरह चमकदार लाल हो गए। तुम वहां किस लिए खड़ी हो? आओ और मदद करो। आर्यन ने घबराए हुए जोजो की ओर देखा और आग्रह किया। उसे ली सैन की लाश से छुटकारा पाना था। लॉन्ग दयाओं को देर सवेर इसका पता चल ही जाएगा। तथापि इससे पहले कि वह ये जान पाता, आर्यन ने जल्दी ही खुद को मजबूत बना लिया। लाश से निपटने के बाद जोजो अभी भी चिंतित थी। युवा मास्टर, ली सैन लॉन्ग दयाओं का भतीजा है, वह हर दिन चाचा को आपकी स्थिति की रिपोर्ट करेगा। तो ली सैन को लॉन्ग दयाओं ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा था। आर्यन ठंडी हंसी। तो ली सैन तो और भी ज्यादा मरने के लायक है। जोजो ने पूछा, अगर उसे ली सैन की रिपोर्ट नहीं मिली तो वह जरूर आएगा और तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ढूंढेगा। उस समय आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास तैयारी के लिए अभी भी एक रात है। जोजो, ये रहे 200 चांदी के सिक्के, शहर में छिपने की जगह ढूंढो और मेरे लौटने तक बाहर मत आना। जोजो को कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत आर्यन के कपड़ों का कोना पकड़ लिया और कहा, युवा मास्टर, क्या आप जोजो को पीछे छोड़ने जा रहे हैं? जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे आर्यन का दिल दुख गया और उसने कहा, मैं तुम्हें कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ? मैं खेती करने के लिए बाहर जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, कम से कम आधा साल, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। सूर्यवंश में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे अभी तक करनी है, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो मरने के लायक हैं जिन्हें मुझे अभी तक मारना है, और अभी भी कुछ लोग हैं जो मरने के लायक हैं। उसे और अधिक मजबूत बनना था। पूरा सूर्यवंश उस पर लालच भरी नजरों से देख रहा था। अभी वह सिर्फ दूसरे दर्जे का योद्धा था। अगर वह सूर्यवंश में, शाही राजधानी में रहा तो उसे सिर्फ खतरा ही होगा। वह सूर्यवंश के उत्तराधिकारी थे। यह आदेश सूर्यवंश के पैतृक मंदिर में ग्रैंड एल्डर द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। उसकी ड्रैगन गॉड की रक्त शिराएं सोख ली गई थीं, उसकी प्यूब्स टूट गई थीं, और उसकी नसें और टेंडन, ये सब किसी छिपे हुए इरादे वाले व्यक्ति के कारण हुआ था। हालांकि आर्यन के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि यह सूर्यवंश के उच्च वर्ग से जुड़ा था। अभी तो वह खेती कर सकता था। अगर उन्हें पता चल गया तो वे जरूर उससे निपटने आएंगे। उसे जाना ही होगा। जब वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता तो वह वापस आता और एक एक करके उनकी देखभाल करता। जोजो ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया। वह आर्यन को रोक नहीं सकती थी, नहीं उसके पास रोकने की कोई वजह थी। वह आर्यन के साथ चलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उसे फंसा न दे। जोजो, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। धमाका, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बारिश जोरों पर हुई। दोनों ने सूर्यवंश को बारिश में छोड़ दिया। जोजो ने पश्चिमी शहर की झुग्गियों में एक छोटा सा आंगन खरीदा और उसे छिपा दिया। आर्यन ने भारी बारिश का सामना किया और शहर के पश्चिमी हिस्से को छोड़कर क्लाउड मिस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। मुकुट राजकुमार की हवेली। महाराज, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आर्यन शहर के पश्चिम से ज्वाला नगर छोड़कर क्लाउड मिस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा है। क्या आप किसी को भेजना चाहते हैं? बूढ़े बटलर ने आगे बात जारी नहीं रखी। नानगोंग ले, संभवतः नंदिनी का पिता या कोई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, कुछ सेकंड के लिए विचार किया और कहा, वह पहले से ही कचरे का एक टुकड़ा है। फायर ग्लास माउंटेन रेंज में प्रवेश करना भी मौत को आमंत्रित करना है। ये नंदिनी के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
आर्यन ने अब अपने स्ट्राइकिंग सिस्टम और दिव्य टोडिंग कौशल के साथ एक नया रास्ता चुना है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शहर छोड़ दिया है। अध्याय 4 पागल लेवलिंग। अग्निकांच पर्वत श्रृंखला भगवान के मार्शल महाद्वीप की 4 महान पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। खतरे के स्तर को निषिद्ध क्षेत्र कहा जा सकता है। उस समय दुष्ट राक्षसों ने अग्निकांच पर्वत श्रृंखला को पार किया था और अग्निकांच साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया था, लेकिन वे सभी सूर्यवंश की सेना द्वारा मारे गए थे। उनका एकमात्र अफसोस ये था कि एक युद्ध में सूर्यवंश के कुलपिता विक्रांत दुष्ट दानव सम्राट के साथ अग्निकांच पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में मारे गए थे। यहाँ तक कि सूर्यवंश की विरासत ड्रैगन सैलियर ड्रैगन तलवार भी उनके साथ गायब हो गया था। इस वजह से सूर्यवंश की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। ड्रैगन सैलियर को सूर्यवंश के पूर्वज विक्रांत ने ड्रैगन देवता की हत्या के बाद ड्रैगन देवता के रक्तसार का उपयोग करके परिष्कृत किया था। ये सूर्यवंश की एक सर्वोच्च कलाकृति और सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। ये प्रत्येक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा का दिव्य अस्त्र और ड्रैगन स्पिरिट योद्धा का प्रतीक भी था। इतने साल बीत गए, सूर्यवंश ने ड्रैगन सैलियर की तलाश कभी नहीं छोड़ी थी। हालांकि हजारों सालों बाद अनगिनत लोग अग्निकांच पर्वत श्रृंखला में घुसे और उनमें से बहुत कम ही जिंदा बच पाए। 1.5 दिन की लंबी पैदल यात्रा के बाद आर्यन आखिरकार अग्निकांच पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। रसातल से निकले किसी खूंखार जानवर जैसे विशाल अग्निकांच पर्वत को देखकर आर्यन ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। समतलीकरण का रास्ता यहीं से शुरू होता है। तुरंत बाद आर्यन ने गोता लगाया। अग्निकांच पर्वत श्रृंखला राक्षस जानवर उन्मत्त हो गए। राक्षसी जानवरों को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। 9वें स्तर से ऊपर दिव्य जानवर थे और दिव्य जानवरों से ऊपर पवित्र जानवर थे। उनके शरीर अतुलनीय रूप से बलवान थे और वे पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे और नदियां बहा सकते थे। पहाड़ों की गहराइयों में वे राजा थे और मनुष्य उनके लिए आक्रमणकारी थे। जब भी वे किसी मनुष्य को देखते तो उन्मत्त होकर उसका शिकार करते। इसी प्रकार ये साहसिक यात्रियों के लिए भी स्वर्ग था। पर्वत श्रृंखला में आध्यात्मिक ऊर्जा सघन थी। अन्य क्षेत्रों में यहाँ आध्यात्मिक खजाने और आध्यात्मिक घासों का पोषण किया जा सकता था। यहाँ 5वें स्तर और उससे ऊपर के राक्षसी जानवर भी थे जो अपने राक्षसी मूल का विकास कर सकते थे। ये सभी वस्तुएं अनमोल खजाने थीं। इसके अलावा उसे रहस्यमय और अथाह दिव्य खंडहरों की भी जरूरत थी। जब तक वह उन्हें पा लेता वह आकाश में उड़ सकता था। आर्यन का लक्ष्य बहुत सरल था। ऊपर का स्तर। वह इतना अहंकारी नहीं था कि राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए भीतरी इलाकों में घुस जाए। इसके बजाय उसने पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जंगली जानवरों का शिकार किया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को वाइल्ड रैबिट को मारकर 10 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को तीतर को मारकर 10 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। खेल में मैं अभी भी एक नौसिखिया हूँ। नए खिलाड़ियों को स्वाभाविक रूप से इन गैर आक्रामक राक्षसों को मारना पड़ता है। आर्यन सिर्फ इसलिए बोर नहीं हुआ क्योंकि उसने इन छोटे छोटे जानवरों को मार डाला था। किसी भी अनुभवी गेमर के लिए पिरामिड एक दिन में नहीं बनता। इसे बस थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जा सकता था। 2 दिन बीत गए। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को आगे बढ़ने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर लेवल 3 योद्धा। मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। जारी रखना। 3 दिन और बीत गए। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर LV4 वॉरियर। स्तर 4। अभी भी काफी नहीं है। मेरी ताकत अभी भी काफी नहीं है। आर्यन को अपनी ताकत का एहसास हुआ। साथ ही उसने टोडिंग स्किल से निकलने वाली आक्रमण शक्ति की भी जांच की। वह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। फिर से आगे बढ़ो। 10 दिन बाद। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर LV5 योद्धा। स्तर 5। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ताकत का एहसास किया। LV5 योद्धा की ताकत LV4 योद्धा से कहीं ज्यादा थी और फिर उसने टोडिंग स्किल के नुकसान की जांच की और अपनी आंखें खोली। अब इस निम्न स्तर के राक्षस जानवर को चुनौती देने का समय आ गया है। मैं रोज इन खरगोशों और तीतरों को मार रहा हूं और मैं लगभग एक खरगोश टर्मिनेटर बन गया हूं। उसके पीछे जंगली खरगोश और तीतरों की लाशों का एक बड़ा मैदान था। जब वह इन जंगली खरगोशों और तीतरों को मार रहा था तो हर बार हमला करते समय वह बेसिक स्वॉर्ड आर्ट और टोडिंग स्किल का प्रयोग करता था। बेसिक तलवार कला पहले ही 3रे स्तर पर पहुंच चुकी थी। टोडिंग स्किल का कूलडाउन समय अपेक्षाकृत लंबा था और इसे लेवल अप करने के लिए 10,000 प्रवीणता अंकों की आवश्यकता थी। वर्तमान में यह अभी भी 5,000 प्रवीणता अंक था और अभी भी 5,000 प्रवीणता अंक पार करने बाकी थे। चलो और गहराई में चलते हैं। रास्ते में आर्यन ने अपना कोई भी अनुभव, यहाँ तक कि एक मच्छर भी, नहीं गंवाया। आधे महीने बाद आर्यन की साधना पहले ही 6ठे स्तर के योद्धा तक पहुंच चुकी थी और इस समय वह पहले से ही अग्निकांच पर्वत श्रृंखला के भीतरी इलाके में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका था। माहौल ठीक नहीं है।
भीतरी इलाके में प्रवेश करते ही हवा एक खतरनाक आभा से भर गई। एक स्तर 6 योद्धा के लिए स्तर 1 के राक्षस से निपटना तो ठीक था, लेकिन अगर उसका सामना स्तर 2 के राक्षस से होता तो वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था। इसलिए आर्यन और भी अधिक सावधान हो गया। अचानक गर्जन, एक ऐश वुल्फ राग भेड़िया जो एक इंसान जितना लंबा था और जिसके पूरे शरीर पर स्टील की सुइयों जैसे बाल थे, बाहर झपटा। उसकी 2 चमकती हरी आंखें आर्यन को घूर रही थीं, उसके दोनों नुकीले दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और उसके दांतों के बीच से लार टपक रही थी। आओ! अचानक एक दहाड़ के साथ वह उछला और नीचे झपटा, सीधे आर्यन की गर्दन पर काटने लगा। फक, अगर तुम लाओजी का मांस खाना चाहते हो तो लाओजी भी तुम्हारा मांस खाना चाहता है। पिछले जन्म में मुझे भेड़िए का मांस खाने का मौका नहीं मिला था। अब लाओजी के लिए लेट जाओ। टोडिंग कौशल। आर्यन का शरीर अचानक लेट गया, उसके अंग फैल गए, मेढक जैसी अवस्था में। उसके गले से एक अजीब सी टर्राहट की आवाज आई और ऐश वुल्फ के जमीन पर उतरने का इंतजार किए बिना उसका शरीर अचानक ऊपर उठ गया। बूम! इसे तोप के गोले की तरह दागा गया। बम! ऐश वुल्फ के पेट पर वार करते ही ऐश वुल्फ की चीख निकल गई। आर्यन ने एक और बड़ी छड़ी निकाली और पूरी ताकत से ऐश वुल्फ के सिर पर दे मारी। बम! आओ! ऐश वुल्फ का दिमाग फट गया, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा, कई बार ऐंठता हुआ। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह मर गया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को ऐश वुल्फ को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 100 अनुभव, 10 सच्ची क्यूई और 1 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। खिलाड़ी आर्यन को भेड़िया की खाल प्राप्त करने के लिए बधाई। हा, आर्यन उत्साह से हंसा। 1 महीने तक जंगली जानवरों को मारने से आपको केवल दयनीय मात्रा में अनुभव मिलेगा। राक्षस जानवरों को मारने से आपको केवल सच्चा क्यूई मूल्य और ऊर्जा मूल्य मिलेगा। तब आर्यन ने उसकी विशेषताओं की जांच की। विशेषता: मान पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। खिलाड़ी आर्यन। स्तर 6 योद्धा। सच्ची क्यूई 90 अंक, स्तर में वृद्धि, सच्ची क्यूई में वृद्धि। कौशल टोडिंग कौशल, बुनियादी तलवार तकनीक। भाग्य मूल्य 0 अंक, आकर्षण मूल्य 0 अंक, स्ट्राइकिंग वैल्यू 11 अंक। आर्यन के मन में विशेषताओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई और उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, ऊर्जा मूल्य ही स्ट्राइकिंग मूल्य है। एक व्यक्ति को मारने से आपको 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिल सकते हैं, एक राक्षस जानवर को मारने से आपको 1 ऊर्जा मूल्य मिल सकता है। लोगों को मारना राक्षस जानवरों को मारने से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन राक्षस जानवरों की संख्या मनुष्यों से 100 गुना, 10,000 गुना ज्यादा है। इस पर्वत श्रृंखला में अनगिनत राक्षस जानवर हैं। बहुत खूब, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन का खून खौल उठा। एक मेढक को मारने से भगवान स्तर की साधना तकनीक उत्पन्न हो सकती है, तो क्या एक राक्षस जानवर को मारने से पवित्र कलाकृति उत्पन्न नहीं होगी? हा, मारना जारी रखो। आर्यन गेम खेलने में सबसे माहिर था और यह उसका पसंदीदा भी था। उसका रिकॉर्ड एक बार इंटरनेट कैफे में लगातार 7 दिन और 7 रातें बिताने का था और गेम की बैटल रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंच गया था। हालांकि उस समय वह एक लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन अंत में वह लड़की एक आरएमबी खिलाड़ी के साथ भाग गई और गुस्से में आकर उसने आरएमबी खिलाड़ी को मार डाला और नौसिखिए गांव लौट आया, इसलिए उसने वह गेम फिर कभी नहीं खेला। इनमें से कोई भी मुख्य मुद्दा नहीं था। मुख्य बात यह थी कि आर्यन बहुत मजबूत हो सकती है और बहुत लंबे समय तक। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर 1 पायथन को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 100 अनुभव, 10 सच्ची क्यूई और 1 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर 1 टाइगर को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 100 अनुभव, 10 सच्ची क्यूई और 1 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को लॉन्ग आर्म्ड मंकी को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 100 अनुभव, 10 सच्ची क्यूई और 1 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक आर्यन ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया और वह राक्षस जानवरों का शिकार करता रहा। अंत में जब उसने लॉन्ग आर्म्ड बंदर को मार डाला तो सिस्टम में ध्वनि उत्पन्न हो गई। डिंग! आर्यन पागलपन की हद तक लेवलिंग कर रहा है और अब लेवल 6 योद्धा बन गया है। उसने साबित कर दिया है कि उसका गेमिंग सिस्टम राक्षसों को मारकर उसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ड्रैगन अध्याय 5 अमरों की लड़ाई। ये हो चुका है। आर्यन उत्साहित हो गया। एक मजबूत राक्षस जानवर खोजें, जो चीजें गिरेंगी वे निश्चित रूप से अधिक मजबूत होंगी। स्ट्राइकिंग सिस्टम, बेस्क पवित्र कलाकृतियों के खजाने। इनके बारे में सोचते हुए आर्यन के दिल में एक बेकाबू इच्छा हुई, काश वो तुरंत किसी राक्षस जानवर को मारकर उसे उड़ा दे। तथापि उसने ऐसा नहीं किया। खेल में उसके कई सालों के अनुभव के अनुसार आप जिस राक्षस को मारते हैं उसका स्तर जितना ऊंचा होता है उतनी ही अच्छी वस्तुएं गिरती हैं। इस बार वह दूसरे स्तर का राक्षस जानवर ढूंढना चाहता था। ठीक है, अब लेवल 2 के राक्षस जानवर को आजमाने का समय आ गया है। आर्यन ने अपना मन बनाया और फिर सावधानी से आगे बढ़ा।
लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद आर्यन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे आसपास कोई राक्षस जानवर नहीं मिला, यहाँ तक कि कोई जंगली जानवर भी नहीं। ये सन्नाटा कुछ भयावह था। उदास जंगल के अलावा आसमान भी काला था, जिससे और भी अधिक भयावह माहौल बन गया था। अचानक एक अजीब सी खुशबू फैली, जिससे आर्यन का दिमाग घबरा गया और उसने तुरंत अपने आप से सोचा, स्वर्ग और पृथ्वी का आत्माफल। वह 2 महीने से अग्निकांच पर्वत श्रृंखला में था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसी अजीब खुशबू नहीं सूंघी थी। उसने अपने 20 साल के कौमार्य का इस्तेमाल करके ये गारंटी देने की हिम्मत की कि यह निश्चित रूप से महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इत्र नहीं था। इस अतुलनीय रूप से खतरनाक पर्वत श्रृंखला में ऐसी सुगंध के फैलने की केवल एक ही संभावना थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक आत्मिक फल था। तथापि स्वर्ग और पृथ्वी के इस प्रकार के आत्मिक फल की रक्षा निश्चित रूप से एक दिव्य पशु द्वारा की जाएगी। दिव्य जानवर। अगर मैं स्ट्राइकिंग एनर्जी वैल्यू का इस्तेमाल करके विस्फोट कर सकूं, तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आर्यन उत्साहित हो गया, लेकिन जोखिम और इनाम हमेशा समानुपातिक होते हैं। जितना बड़ा इनाम होगा, उतना ही बड़ा जोखिम भी होगा। आर्यन धीरे धीरे पास आया और एक झाड़ी में रुक गया। उसने पत्तों का रस अपने पूरे शरीर पर छिड़का, चेहरे पर कीचड़ मल लिया और पीठ पर कुछ टहनियां चिपका दीं। ये बताना नामुमकिन था कि वह जमीन पर लेटा हुआ कोई इंसान था। इतना सब करने के बाद आर्यन ने कोई हरकत नहीं की। उसने दूर घाटी में गहरी गुफा की ओर देखा और बीच बीच में एक लाल बत्ती चमक उठती। यही वह जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक फल पल रहा है, और मुझे डर है कि यह अब परिपक्व होने वाला है। वह इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अभी तक संरक्षक दिव्य पशु को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त उनका मानना था कि जब स्वर्ग और पृथ्वी का यह आत्मिक फल पैदा होगा, तो निश्चित रूप से कोई अन्य राक्षस जानवर उसे पाने के लिए लड़ने के लिए दौड़ेगा। वह मछुआरा बनना चाहता था। वह तो बस एक मछुआरा ही हो सकता था। उसकी साधना के साथ वहां जाना मौत को दावत देने के समान था। एक दिन हुई। दिव्य संरक्षक जानवर अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। दावेदार भी नहीं दिखे, जिससे आर्यन थोड़ा बेचैन हो गया। गुफा में लाल रोशनी एक के बाद एक तेज होती गई और पूरी घाटी एक अजीब सी खुशबू से भर गई। उसकी हल्की सी खुशबू ही किसी के भी होश उड़ा सकती थी। अगला दिन बीत गया, फिर भी कोई संरक्षक दिव्य जानवर प्रकट नहीं हुआ। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दिव्य जानवर ने इसकी खोज नहीं की हो, या फिर गुफा में कोई संरक्षक जानवर है। उसके दिल में चल रहा संघर्ष 2 लोगों के बीच की लड़ाई जैसा था। आखिरकार उसकी समझदारी जीत गई। वह इसे सहता रहा और जमीन पर निश्चल पड़ा रहा। तीसरे दिन आसमान में काले बादल छा गए और लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। घाटी के ऊपर गरजते बादल स्थिर थे। अचानक बिजली कड़कने लगी और बादलों से एक सांप निकला, जिसके सिर पर 2 सींग थे। वह आकाश में उड़ता हुआ सीधे गुफा के द्वार पर उतरा। भाड़ में जाओ, बाढ़ का ड्रैगन, फ्लड ड्रैगन। आर्यन का चेहरा हैरान था। ये निश्चित रूप से चरम स्तर 9 राक्षस जानवर है। इसे दिव्य जानवर भी कहा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं नहीं आया था या नहीं, लेकिन जिस क्षण में आया, मैं लगभग मौत से डर गया था। उसके सिर पर 4 पंजे और सींग थे। उसका शरीर सांप जैसा था और उसका अभी पूरी तरह विकास होना बाकी था। अगर वह एक कदम और विकसित होता, तो वह अजगर बन जाता। वह निश्चित रूप से चाहता था कि गुफा में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी का आत्माफल उसकी बेड़ियों को तोड़ दे और एक ड्रैगन में बदल जाए। जिस क्षण फ्लड ड्रैगन उतरा, आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। धरती हिली और गुफा से एक सफेद रोशनी चमक उठी। ये सफेद रोशनी जमीन पर उतरी और गुफा के द्वार पर एक बर्फ सा सफेद भेड़िया खड़ा हो गया। उसके शरीर से आध्यात्मिक रोशनी के कण निकल रहे थे, बिल्कुल खेल के हथियारों की तरह। ये तो समझ ही जाना चाहिए कि ये सभी दिव्य श्रेणी के हथियार थे। इस पल बार ड्रैगन और सफेद भेड़िया एक दूसरे को देखा। आकाश से गड़गड़ाहट की गर्जना लगातार जारी रही, मानो वे दोनों अपने मन के निर्देशों से लड़ रहे हों। आर्यन का शरीर और भी नीचे पड़ा था। उसका दिल अतुलनीय रूप से शांत था। सिस्टम को देखते हुए उसने पाया कि उनके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बॉस। खेल में केवल बॉस ही सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करेगा। गुडोंग। आर्यन ने गहरी सांस ली और उत्साह से प्रार्थना की, चलो लड़ें, चलो लड़ें, चलो लड़ें। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। शायद आर्यन की प्रार्थना असरदार रही। बाढ़ के अजगर ने अचानक हमला कर दिया, पानी जैसा हमला किया। अपनी पूंछ हिलाकर उसने जोर से पंखा झल दिया। आधे चांद के आकार का एक विशाल पवन ब्लेड आकाश से नीचे गिरा। सफेद भेड़िए को जरा भी डर नहीं लगा। उसके शरीर पर एक ढाल उभर आई और वह ढाल उसके पूरे शरीर को ढंक गई। फिर वह अचानक हवा में उछला, अपना खूनी मुंह खोला और बाढ़ के अजगर के सिर पर काट लिया। बैंग बैंग बैंग, बूम बूम बूम। दोनों शिखर राक्षस और जानवर आपस में घमासान युद्ध में उलझे हुए थे। ऐसा कहा जा सकता था कि धरती हिल रही थी और पहाड़ हिल रहे थे। हजारों किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी राक्षस और जानवर इस लड़ाई में फंसने के डर से भाग रहे थे। आर्यन के लिए यह अमर प्राणियों के बीच लड़ाई जैसा था।
उस शक्ति की थोड़ी सी मात्रा ही उसे चूर्ण चूर्ण कर देने के लिए पर्याप्त होगी। वे दिन से रात तक और रात से भोर तक लड़ते रहे। वे पूरे दिन और रात बिना रुके लड़ते रहे। बाढ़ के अजगर के शरीर पर से शल्क गिर गए और हर जगह खरोंचें पड़ गईं। सफ़ेद भेड़िए के शरीर से खून टपक रहा था और जगह जगह जख्म थे। दिन रात की इस लड़ाई में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। जब आर्यन ने ये देखा तो वह अंदर तक हैरान रह गया। हफ 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 हफ। बाढ़ ड्रैगन और सफ़ेद भेड़िया दोनों बहुत थके हुए थे और जोर जोर से हौंफ रहे थे। आर्यन अभी भी छिपा हुआ था। एक बार उनके पास पर्याप्त शक्ति हो जाए तो वे उसे मार सकते थे। पूर्ण विश्वास के बिना वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था। इस पल बज़ गुफा के भीतर से एक लाल रोशनी फूट पड़ी। लाल रोशनी पहाड़ को भेदती हुई सीधे आसमान में चली गई। आत्मिक फल पक गया है। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि जीत और हार का फैसला करने का समय आ गया है। उसके लिए सबसे निर्णायक क्षण भी आ गया था। बूम! बाढ़ का अजगर अचानक हिल गया, अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और सीधे सफ़ेद भेड़िए पर हमला कर दिया। यह इंतजार नहीं कर सकता था। सफ़ेद भेड़िया भी वैसा ही था। वह भी इंतजार नहीं कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक फल पकने के बाद उसे तोड़ने के लिए बस थोड़ा ही समय था। अगर वह समय चूक जाता तो गिरकर राख हो जाता। चीखें! सफ़ेद भेड़िए ने भयंकर गर्जना की और भारी हमला किया। इस पल बाढ़ ड्रैगन की आकृति अचानक दो भागों में विभाजित हो गई। जादुई जानवर! आर्यन का चेहरा हैरान था। वह बाहर भागा और चिल्लाया, इसका असली शरीर आपके दाईं ओर है। सफ़ेद भेड़िए को बात समझ आ गई। उसने अपना शरीर घुमाया और अपने पंजों से जोर से थप्पड़ मारा। हिस! बाढ़ का अजगर अचानक हिल गया और दर्द से फुफकारने लगा। उसने पलटकर अपना खून से सना मुंह खोला और सफ़ेद भेड़िए को काटने लगा। आओ! सफ़ेद भेड़िए ने भी एक भयानक चीख मारी। उसने भी काट लिया। दोनों पीक राक्षस और जानवरों ने कसकर काट लिया। उनमें से किसी ने भी जाने नहीं दिया। एक मौका! आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों बॉस के सामने दौड़ लगाए। उसने उनके एचपी पर नज़र डाली और पाया कि फ्लड ड्रैगन का एचपी थोड़ा कम था। मुझे परवाह नहीं है, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। टोडिंग कौशल! आर्यन ने तुरंत टोडिंग कौशल जारी किया और इस बार उसने सच्ची क्यूई का उपयोग किया। उसका शरीर जमीन पर झुक गया और तेजी से आगे बढ़ा और बाढ़ के अजगर के निचले जबड़े पर वार किया। बाढ़ के अजगर के दांत गिर गए और उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। इस पल टोडिंग कौशल का छिपा हुआ हमला शुरू हो गया। गला घोंटना! श्वा! बाढ़ के अजगर का शरीर अचानक सिकुड़ गया। ऊर्जा की एक लहर ने उसके आंतरिक अंगों को कुचल दिया और उसका बचा हुआ एचपी भी खत्म हो गया। उसका विशाल शरीर नीचे गिर गया और उसकी दो लालटेन जैसी आंखें शिकायतों से मरती हुई सीधे आर्यन को घूरने लगीं। इस पल सिस्टम ने आवाज लगाए। आर्यन ने अपने गुलदाउदी को कस लिया और स्ट्राइकिंग एनर्जी वैल्यू जारी किया। पागल हो जाओ! आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर दो शिखर दिव्य जानवरों की लड़ाई में कूदकर फ्लड ड्रैगन को मार डाला है। उसने अब अपनी स्ट्राइकिंग एनर्जी वैल्यू जारी कर दी है। टक्कर अध्याय 6 विस्फोट। डिंग! एक मधुर सिस्टम बीप बज उठी। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को लेवल 9 फ्लड ड्रैगन को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे एक अनुभव बिंदु, सच्चा क्यूई बिंदु और ऊर्जा मूल्य बिंदु प्राप्त हुआ। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को लगातार 5 बार लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर लेवल 2 वॉर मास्टर। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को लेवल 9 फ्लड ड्रैगन एसेंस ब्लड प्राप्त करने के लिए बधाई। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को विंड एट्रीब्यूट डेमन कोर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हैं? ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को इल्यूशन डेमन कोर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हैं? ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को इल्यूशन डेमन कोर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हैं? ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को दिव्य कौशल ड्रैगन सेलियर तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? ग्रेटर दैन पवित्र कलाकृति ड्रैगन सेलियर अपूर्ण प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी आर्यन को बधाई। ग्रेटर दैन विस्फोट का क्या मतलब था? उन्मत्त होने का क्या मतलब था? बिल्ली! आर्यन का खून खौल रहा था। यह एहसास बहुत ही शानदार, अद्भुत था और इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लगातार 5 स्तर ऊपर चढ़ने के बाद वह सीधे दूसरे स्तर का युद्ध मास्टर बन गया। उसने 3 प्रकार के दानव कोर प्राप्त किए थे। ये सभी दानव कोर 9वें स्तर के शिखर पर थे और उनमें से प्रत्येक अमूल्य था। तथापि दिव्य कौशल ड्रैगन सेलियर तकनीक की तुलना में 3 विशेषता वाले दानव कोर की अभी भी कमी थी, लेकिन इन सभी को एक साथ जोड़कर भी पवित्र कलाकृति ड्रैगन सेलियर जितना संतोषजनक नहीं था। पवित्र कलाकृति ड्रैगन सेलियर ड्रैगन तलवार। तारांकन ग्रेड पवित्र कलाकृति अपूर्ण। तारांकन वजन 13,000 जिन। तारांकन विनाशकारी शक्ति एसएसएस रैंक। तारांकन विवरण
एक दिव्य अस्त्र जो राक्षसों का नाश करता है। दुष्ट प्राणियों पर इसका 200% और ड्रैगन पर 500% प्रभाव है। इसमें ड्रैगन स्लेइंग स्ट्राइक की एक छिपी हुई साधना तकनीक है जिसकी सक्रियता दर 1% है। तलवार के पिछले हिस्से पर एक क्रोधित अजगर कुंडली मारे बैठा था। तलवार का रंग गहरा काला था, तलवार बर्फ जैसी थी और मूठ पर अजगर के चित्र उकेरे हुए थे। उसके पूरे शरीर से एक दबंग और अतुलनीय अत्याचारी आभा निकल रही थी। इस वस्तु के साथ इसका मुकाबला कौन कर सकता है? यह कोई ब्लेड नहीं था बल्कि एक क्रोधित अजगर दहाड़ रहा था। तथापि एकमात्र दोष ये था कि ब्लेड टूट गया था और उसका केवल आधा हिस्सा ही बचा था, इसीलिए यह अधूरा था। तथापि यद्यपि वह अपूर्ण था, फिर भी उसमें पहले से ही ऐसे गुण विद्यमान थे। यदि उसे पूर्ण कर दिया जाए तो उसमें किस प्रकार की शक्ति होगी? यह अकल्पनीय था। डिंग। ग्रेटर दैन ट्रिगर की गई छिपी खोज। ग्रेटर दैन मिशन ड्रैगन ब्लेड की मरम्मत करें। ग्रेटर दैन मिशन रैंक S। ग्रेटर दैन समय सीमा 1 वर्ष। ग्रेटर दैन मिशन पुरस्कार 1 मिलियन अनुभव अंक 10,000 सच्चे QE। ड्रैगन स्लेइंग स्ट्राइक की सक्रियता दर 10% तक बढ़ गई। ड्रैगन ब्लेड का रहस्य। ग्रेटर दैन मिशन सुराग 1 नानगोंग रॉयल जनजाति। ग्रेटर दैन फक अतिरिक्त इनाम, मैंने असल में एक छिपा हुआ मिशन शुरू किया है और वो भी S रैंक वाला। मैं नशे में धुत होने वाला हूँ, हा हा हा। आर्यन इतना उत्साहित था कि वो पागल होने ही वाला था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया, मानो ये सब एक सपना हो। ड्रैगन सेलिया को देखकर उसके मन में विचार आया, उसे बाहर निकालकर उसके साथ खेलने की इच्छा हुई। डिंग। ग्रेटर दैन मेरी कलाई में पर्याप्त ताकत नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्रेटर दैन मैं जाऊंगा। आर्यन का मूड खराब था। ड्रैगन सेलिया को 99 पॉइंट तक पहुंचने के लिए जरूरी कलाई की ताकत को देखते हुए उसकी कलाई की ताकत सिर्फ 50 पॉइंट थी। मैं इसे कब इस्तेमाल कर पाऊंगा? नहीं, मुझे जल्दी से लेवल बढ़ाना है। ड्रैगन सेलियम मेरे सूर्यवंश का पुश्तैनी खजाना है। इस लड़के के साथ मैं देखना चाहता हूं कि सूर्यवंश में कौन मेरे सामने पादने की हिम्मत करता है और कौन मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। मैं उसे एक ही वार में मार डालूंगा। ड्रैगन सेलिया अग्निकांच पर्वत श्रृंखला से गायब हो गया था। सूर्यवंश हजारों सालों से उसे ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन सूर्यवंश के अनुयायियों का ड्रैगन सेलिया के प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ था, क्योंकि यह पूर्वज का प्रतिनिधित्व करता था, यह विरासत का प्रतिनिधित्व करता था। अब जबकि उसे ड्रैगन सेलिया मिल गया था, वह सूर्यवंश का स्वामी था। ड्रैगन सेलिया को उठाने में असमर्थ आर्यन ने कहा, खेती करो। डिंग। ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को ड्रैगन सेलिया तकनीक सीखने के लिए बधाई। ग्रेटर दैन कौशल पथ ड्रैगन सेलिया तकनीक। तारांकन ग्रेड दिव्य स्तर। तारांकन विनाशकारी शक्ति S रैंक। तारांकन विवरण ड्रैगन सेलिया तकनीक में 7 चालें हैं। त्वचा खोलना, टेंडन तोड़ना, हड्डी तोड़ना, रक्त विच्छेदन, आत्मा खोलना, आत्मा का भय और वध। प्रत्येक चाल ब्लेड QE की एक परत जमा करेगी और 7वीं परत तक जमा होने पर यह ड्रैगन चॉप के नुकसान का 500% तक पहुंचाने में सक्षम होगी। तारांकन विवरण 2 ड्रैगन सेलिया तकनीक को ड्रैगन सेलिया के साथ संयुक्त करने से क्षति दोगुनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ड्रैगन सेलिया तकनीक की विशेषताओं को देखते हुए आर्यन केवल अद्भुत शब्द ही कह सके। अगला, आर्यन पूरी तरह से वायु तत्व, ब्रह्म तत्व और जल तत्व के साथ विलीन हो गया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को विंड एलिमेंट की समझ में 10% की वृद्धि के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को ब्रह्म तत्व की समझ को 10% तक बढ़ाने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को जल तत्व की समझ में 10% की वृद्धि के लिए बधाई। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% की बढ़ोतरी, लेकिन इस 10% को कम मत आंकिए। भविष्य में जब तक आर्यन इन 3 प्रकार की साधना तकनीकों का अभ्यास करते रहेंगे, उनकी शक्ति बढ़ती रहेगी, उनकी साधना गति भी बढ़ती रहेगी और इन 3 प्रकार के आक्रमणों के विरुद्ध उनकी रक्षा क्षमता 10% बढ़ जाएगी। यह एक बहुत ही प्रभावशाली विशेषता थी। बेसिक, ये बहुत बढ़िया है। आर्यन को इतना सुकून मिला कि वो करा उठा। यह एहसास इतना जबरदस्त था कि मानो फट ही जाएगा। ये भी इसी क्षण था। सफेद भेड़िए ने उसे घूरा और आर्यन को एक जोर का दबाव महसूस हुआ। वह तुरंत संभला और सफेद भेड़िए की तरफ देखा जो उसे याचना भरी नजरों से देख रहा था। इस पल सफेद भेड़िए की गाढ़ से बहुत खून बह रहा था। आर्यन ने चौंककर उसके पेट की तरफ देखा। ये सचमुच एक भेड़िए के बच्चे को जन्म देने वाला है। पूरे दिन और रात फ्लड ड्रैगन से लड़ने के बाद सफेद भेड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया और भ्रूण की स्थिति बहुत खराब हो गई, जिससे उसमें से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। सफेद भेड़िए ने आर्यन को देखा, फिर गुफा की ओर देखा। आर्यन ने संकोच से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बचाने के लिए आत्मिक फल का उपयोग करूं? सफेद भेड़िए ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया और अपने नितंब की ओर देखा। आर्यन ने फिर पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चे को बचाऊं?
सफेद भेड़िए ने तुरंत सिर हिलाया। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद से कहा, मैं इतनी सारी अच्छी चीजें गिरा पाया, यहाँ तक कि ड्रैगन सैलियर भी गिरा, इसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। मैं आपको स्पिरिट फल पाने में मदद करूंगा। यदि सफेद भेड़िया न होता तो आर्यन के लिए फ्लड ड्रैगन को मारना और इतनी सारी अच्छी चीजें गिराना असंभव होता। वह एक कृतज्ञ व्यक्ति थे। गुफा में दौड़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक फल लाल रोशनी से चमक उठा। अब वह पूरी तरह पक चुका था और उसे तोड़ने का सही समय आ गया था। आर्यन ने जल्दी से इसे तोड़ लिया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मा फल की विशेषताओं की जांच करने के लिए प्रणाली का उपयोग नहीं किया। वह चिंतित था कि वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। जब वह गुफा से बाहर भागा तो सफेद भेड़िया पहले ही मौत के कगार पर था। उसका शरीर खून से लथपथ था और छोटा सफेद भेड़िया खून की झिल्ली में लिपटा हुआ था। उसने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह भी मौत के कगार पर था। बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, सफेद भेड़िए का विचार आर्यन के दिमाग में आया। स्वर्ग और पृथ्वी का केवल एक ही आत्मिक फल था। आर्यन खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, तुम्हारे बारे में क्या? सफेद भेड़िया फिर भी बोला, बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। वह पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगर उसे स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक फल भी दे दिया जाए तो भी वह जीवित नहीं रह पाएगी। अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसने जीने का मौका गंवा दिया। यह मातृत्व था। आर्यन ने तुरंत फैसला लिया। उसने जियाओ बाई भेड़िए को उठाया और उसके शरीर से रक्त की झिल्ली साफ की। उसने धीरे से स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक फल उसके मुंह में डाल दिया। सफेद भेड़िए ने आर्यन को देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद। तब उसका शरीर अकड़ गया और वह मर गई। इस पल जियाओ बाई ने स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक फल झटक लिया और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इसके अलावा उसने आर्यन की बाँह चाटी और आर्यन की बाहों में सिमट गया। आर्यन के मन में एक विचार आया, गुरु। तुरंत सिस्टम ने आवाज लगाए, आर्यन को फ्लड ड्रैगन को मारने से अविश्वसनीय लूट मिली है, जिसमें पौराणिक ड्रैगन सैलियर और एक एस रैंक मिशन शामिल है, लेकिन वह अभी भी तलवार को चलाने में असमर्थ है। उसने अब व्हाइट वुल्फ के बच्चे को भी बचा लिया है और उसका गुरु बन गया है। भेड़िया का चेहरा। अध्याय 7, दिव्य जानवर जियोबाई। एक और अधिसूचना टोन बज उठी। डिंग, ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को युद्ध पालतू जियोबाई वुल्फ प्राप्त करने के लिए बधाई। ग्रेटर दैन डिंग, ग्रेटर दैन युद्ध पालतू प्रणाली को सक्रिय करने के लिए खिलाड़ी आर्यन को बधाई। आपको पुरस्कार के रूप में 100 अनुभव अंक और 10 सच्चे क्यूई मूल्य प्राप्त हुए हैं। ग्रेटर दैन पंजा युद्ध पालतू जियोबाई वुल्फ युवा। तारांकन ग्रेड दिव्य जानवर। तारांकन वर्णन, इसमें भेड़िया राजा की अद्वितीय शक्ति है जो अपने उपयोग के लिए भेड़ियों के एक झुंड को बुलाने में सक्षम है। मैं जाऊंगा। दिव्य जानवर, उसकी मां सिर्फ 9वीं स्तर की राक्षसी जानवर है, लेकिन वह वास्तव में एक दिव्य जानवर है। क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मिक फल की वजह से हो सकता है? आर्यन चौंक गया। 9वें स्तर के राक्षस जानवर के लिए दिव्य जानवर बनना बेहद मुश्किल था। बिना किसी अच्छे अवसर के उनके लिए जीवन भर ऐसा कर पाना असंभव होता। जियोबाई वुल्फ अभी पैदा हुआ था और स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मिक फल को खाने के बाद वह सीधे एक दिव्य पशु के स्तर पर पहुंच गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मिक फल की शक्ति बहुत ज्यादा थी, तथापि सौभाग्य से आर्यन ने उसे लालच में नहीं खाया। अन्यथा अपने वर्तमान साधना स्तर और शरीर के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मिक फल की सघन ऊर्जा का सामना नहीं कर पाता और उसका शरीर सीधे फट जाता। जियोबाई वुल्फ आर्यन की बाहों में आराम से सो रहा था और आर्यन को पूरी तरह से अपनी मां मान रहा था। आर्यन भी हल्के से मुस्कुराया और खुद से कहा, आज से तुम मेरे आर्यन के भाई हो, मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने सफेद भेड़िए की मां से कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को भी जियोबाई वुल्फ को परेशान नहीं करने दूंगा। एक दिव्य जानवर को धमकाना। इस दुनिया में कितने लोग एक दिव्य जानवर को धमका सकते हैं? ये पहले से ही अच्छा था कि उसने दूसरों को धमकाया नहीं। बिल्कुल, जियोबाई वुल्फ अभी भी एक शावक था, इसलिए अगर उसका स्तर किसी दिव्य जानवर का भी होता तो भी वह बेकार था। उसे बड़ा होना था और आर्यन की तरह उसे भी आगे बढ़ना था और अपना स्तर बढ़ाना था। तभी उसकी ताकत और भी मजबूत होगी और उसका विकास भी होगा। आर्यन ने जियोबाई वुल्फ को युद्ध पालतू स्थान में रखा और उसका शरीर सिकुड़ गया और वह गहरी नींद में सोता रहा। स्तर ऊपर, उन सभी कौशलों को उन्नत करें जिन्हें उन्नत किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी स्तर ऊपर उठाना। अगर वह ड्रैगन सैलियर उठाना चाहता था तो उसके लिए एकमात्र रास्ता था लेवल बढ़ाना। लेवल बढ़ाकर ही वह अपनी कलाई की ताकत बढ़ा सकता था और 13,000 जिन ड्रैगन सैलियर उठा सकता था। धमाका, टोडिंग कौशल, गला घोंटना, टकराना। खिलाड़ी आर्यन को आयरन बीटल को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 90 अनुभव, 9 सच्ची क्यूई और 1 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। ड्रैगन सैलियर तकनीक। पहली शैली, त्वचा खोलना।
आर्यन ने छड़ी को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी सच्ची क्यूई से उसे नीचे की ओर धकेला और एक राक्षसी जानवर के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। इसी दौरान छड़ी पर ब्लेड क्यूई की एक परत जम गई जिसे सिर्फ आर्यन ही देख सकता था। राक्षसी पशु का मांस फट गया और वह तुरंत मर गया। डिंग, प्रवीणता जोड़ 1। हफ, आर्यन को बहुत पसीना आ रहा था, उसका पूरा शरीर थकावट से टूट गया था। ड्रैगन सेलियर तकनीक में मानसिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति और सच्ची क्यूई की भारी खपत होती थी, लेकिन इसका नुकसान बेतहाशा था। चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रशिक्षण जारी रखना होगा। कौशल का स्तर जितना ऊंचा होगा, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। दर्द और खुशी, वह लगातार मारता रहा। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती गई, आर्यन ने दूसरे स्तर के राक्षस जानवरों को मारने की कोशिश शुरू कर दी। हर बार जब वह हमला करता तो वह बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता। इसके बाद टॉडिंग स्किल और उसके बाद ड्रैगन सेलियर तकनीक का अभ्यास किया गया। कौशल की दक्षता धीरे धीरे बढ़ती गई। 5 महीने बाद डिंग, ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर लेवल 5 वॉर मास्टर। ग्रेटर दैन डिंग, ग्रेटर दैन बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक में लेवल 8 तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी आर्यन को बधाई। ग्रेटर दैन डिंग, ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को टॉडिंग स्किल में लेवल 2 तक पहुंचने के लिए बधाई। ग्रेटर दैन डिंग, ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को ड्रैगन सेलियर तकनीक में लेवल 1 तक पहुंचने के लिए बधाई। ग्रेटर दैन। कुछ सूचनाएं लगातार आती रहीं। आर्यन ने जांच की और मन ही मन उत्साहित हुई। नुकसान का मूल्य बढ़ गया है, हा हा हा। सूर्यवंश की युवा पीढ़ी में से कौन मेरे खिलाफ लड़ सकता है? अब समय आ गया है आर्यन बदला लेने का। आधे साल से अधिक समय तक बाहर रहने के बाद आर्यन का मन हर दिन सूर्यवंश में होने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। तारांकन ड्रैगन भगवान की रक्तशिरा को एक रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा निकाल लिया गया था। तारांकन पूरा सूर्यवंश उसे दबा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे बहिष्कृत कर रहा था। यहाँ तक कि ली सैन जैसे नौकर ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। तारांकन ज्वाला नगर में अन्य महान शिष्यों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। ये दृश्य उसके मन में बार बार घूमते रहे। अग्निकांच पर्वत श्रृंखला में पिछले आधे साल में आर्यन हर दिन खुद से कह रहा था कि उसे अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षण लेना है, वापस लौटना है और उन लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और विजय का गीत गाने पर मजबूर करना था। रात में आर्यन ने राक्षसी जानवर के मांस पर भरोसा करते हुए एक अलाव जलाया। जले हुए मांस की गंध चारों तरफ फैल गई। उसने उस पर थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़की और फिर थोड़ा जीरा डाला। उसकी खुशबू और भी लाजवाब थी। गू गू। जियो बाई वुल्फ आर्यन के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें ग्रिल पर भुने हुए मांस को घूर रही थी, उसकी लार टपक रही थी, वह पलक भी नहीं झपका रहा था। 5 महीने से ज्यादा बढ़ने के बाद भी लिटिल व्हाइट वुल्फ का वजन तो नहीं बढ़ा, लेकिन आर्यन ने उसे मोटा कर दिया और एक गोल मटोल मीट बॉल जैसे पिल्ले में बदल दिया। उसका सिर सफेद बालों से भरा था और वह बेहद प्यारा था। ठीक है, आर्यन ने कहा और भुने हुए मांस को आग पर से उतारने के लिए तैयार हो गई। अचानक एक सफेद परछाई उसके पास से गुजरी। उसने भुने हुए मांस को आग की रैक से हटा लिया, भुने हुए मांस को काटा और निगल लिया। उसे कुछ भी गर्म महसूस नहीं हुआ। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी पूंछ हिलाई और बिना हिले अपनी बड़ी आंखों से आर्यन को देखा और खिलखिलाते हुए कहा, मास्टर और भी बहुत कुछ है। खाने का शौकीन, अच्छी चीजें ऐसे नहीं खाई जाती, आपको उन्हें थोड़ा थोड़ा करके चखना पड़ता है। जियो बाई भेड़िया ने उग्रता से सिर हिलाया। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराकर भुने हुए मांस का दूसरा टुकड़ा रख दिया। भुना हुआ मांस तैयार होने के बाद जियो बाई भेड़िए ने उसे एक ही निवाले में उठा लिया और एक ही घूंट में निगल गया। भुने हुए मांस का वजन उसके शरीर से भी ज्यादा था। आर्यन सचमुच उलझन में पड़ गया। जियो बाई ने उसे कैसे खाया और भुना हुआ मांस कहाँ गया? दिव्य जानवर, मैं तो सोचता हूँ कि वह एक लालची दिव्य पशु है। लगातार 10 से अधिक भुने हुए मांस के टुकड़े खाने के बाद जियो बाई अंततः संतुष्ट हो गई और सोने के लिए आर्यन के युद्ध पालतू स्थान में भाग गई। खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। ये कैसा भेड़िया है? ये तो बस एक सुअर है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए डांटा। उसने रात के आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक लड़की जोजो के बारे में सोच रहा था। मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे हैं जोजो, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अब वापस जाने का समय हो गया था। ज्वाला नगर शहर के पश्चिम में स्थित झुगी झोपड़ियां। महानिदेशक को रिपोर्ट कर रही हूँ, वह लड़की जोजो इस झुगी बस्ती में है। उसे पक्का पता है कि वह कूड़ा आर्यन कहाँ छिपा है। सूर्यवंश के एक गार्ड, जिसका उपनाम नहीं था, ने रिपोर्ट दी। लॉन्ग दयाओ का शरीर थोड़ा मोटा था, लेकिन उसकी साधना कम नहीं थी। वह 8 स्तरीय युद्ध गुरु तक पहुंच गया था और सूर्यवंश की अनूठी साधना तकनीक की साधना के बाद उसकी शक्ति 9वें स्तरीय युद्ध गुरु के शिखर क्षेत्र के बराबर थी। लॉन्ग दयाओ ने भौहें चढ़ाईं, मेरे लिए जोजो को ढूंढो।
आर्यन, तुम कमीनी ने सचमुच मेरे भतीजे को मारने की हिम्मत की। मुझे तुम्हें ढूंढने मत देना, वरना मैं तुम्हें मौत से भी बदतर अंजाम दूंगी। अग्निकांच पर्वत श्रृंखला। काले बादलों ने चांद को ढक लिया। अचानक जंगल से एक गहरी आवाज गूंजी, मुझे खोजो, ये वह क्षेत्र है। वे सभी मंत्रमुग्ध करने वाले धुएं की चपेट में आ चुके हैं, वे निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। स्वर्ग संप्रदाय की छोटी सुंदरियों, आज्ञाकारी होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा जरूर ध्यान रखूंगा, हा हा हा। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। कौन? अचानक आर्यन ने सफलतापूर्वक लेवल 5 व मास्टर तक लेवलिंग पूरी कर ली है और अब वह जोजो और सूर्यवंश से बदला लेने के लिए वापस जाने के लिए तैयार है। हालांकि जंगल में स्वर्ग संप्रदाय से संबंधित कुछ मुसीबतें आ गई हैं। गुलाब अध्याय 8, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करने को तैयार हूँ। आर्यन एक सुंदर सपना देख रहा था और 3 परियों के साथ स्नान करने वाली थी। जैसे ही वह कुंड में कूदा, उसे हड्डियों को चीरती ठंड का एहसास हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि उसकी गर्दन पर एक ठंडी तलवार रखी हुई है, जिससे उसका गुलदाउदी का गोला कस गया है। मत बोलो, मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा, आर्यन ने तुरंत कहा। ठंडी तलवार उसकी गर्दन की धमनी पर थी। अगर तलवार उसे काट देती तो वह अपनी जान गंवा देता। भले ही वह उसकी जान बचा सके, लेकिन उसकी गर्दन पर निशान छोड़ना अच्छा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मत बोलो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? महिला का माथा ठंडे पसीने से तर था, उसकी आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थीं, ठंडी तलवार कांप रही थी। वरिष्ठ बहन, हमें क्या करना चाहिए? रक्तशोधन संप्रदाय के लोग आने वाले हैं, एक और औरत ने बेचैनी से कहा। उसका माथा भी ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी पीठ पर एक युवा महिला बैठी थी। क्योंकि गुफा बहुत अंधेरी थी, वे अपना स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। तथापि उनकी आवाज को देखकर लगता है कि वे बहुत बुरे नहीं होंगे। वरिष्ठ बहन नामक महिला ने धीमी आवाज में कहा, हम रक्तशोधन भ्रम के धुएं की चपेट में आ गए हैं और हमारी साधना का केवल 10% से भी कम हिस्सा बचा है। अगर हम बाहर गए तो हमें तुरंत खोज लिया जाएगा और हम इस गुफा की रक्षा केवल अपने प्राणों की बाजी लगाकर कर सकते हैं। अभी हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे इस स्थान को न पाएं। दूसरी महिला ने कहा, रक्तशोधन संप्रदाय के लोग लोगों की हड्डियां थूके बिना ही उन्हें खा जाते हैं। वे अपनी साधना बढ़ाने के लिए विशेष रूप से मानव रक्त को परिष्कृत करते हैं। अगर वे हमें पकड़ लें तो। जैसे ही महिला ने यह बात कही, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। यह उनमें से केवल एक था। वे वास्तव में इस बात से डरते थे कि रक्तशोधन संप्रदाय के लोग उनके कपड़े फाड़ देंगे और उन्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। वरिष्ठ बहन ने कहा, अगर हम उनके द्वारा पकड़े गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम उन्हें अपने शरीर को दूषित नहीं करने दे सकते और उससे भी अधिक, हम उन्हें हमें रक्तशवों में परिशोधित नहीं करने दे सकते। जूनियर सिस्टर ने सिर हिलाया और फिर प्रार्थना की, यदि कोई हमें बचाने के लिए आता है, जब तक कि वे रक्तशोधन संप्रदाय में नहीं आते, मैं उन्हें अपने शरीर से बदला दूंगी। जैसे वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, आर्यन का शरीर थोड़ा सा हिला और अचानक पीछे की ओर सिकुड़ गया, सीधे ठंडी तलवार से बच निकला। वह वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन चौंक गई। आर्यन की गति बहुत तेज थी और उसकी साधना का केवल 10% ही बचा था, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जब तक वह प्रतिक्रिया करती, आर्यन सुरक्षित दूरी पर छलांग लगा चुका था। वरिष्ठ बहन ने अपनी तलवार घुमाई, उसे आर्यन की ओर तान दिया और कहा, बेहतर होगा कि तुम कुछ न बोलो और हिलो भी नहीं, वरना। उसके बाद खत्म होने का इंतजार किए बिना आर्यन ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, या क्या? आपके पास केवल 10% शक्ति बची है और फिर भी आप मुझे धमकी देने का साहस कर रहे हैं। मैं, आर्यन, सबसे ज्यादा धमकी से नफरत करता हूँ। आर्यन, सीनियर सिस्टर दंग रह गईं, मानो उन्होंने ये नाम पहले सुना हो, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा और कहा, भले ही यह उसकी ताकत का सिर्फ 10% ही क्यों न हो, मैं फिर भी उसे आसानी से मार सकती हूँ। उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। आर्यन का शरीर हिला और वह तुरंत उसके पीछे आ गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और बोला, मुझे मार डालोगे? अब कौन किसको मारेगा? दूसरी महिला भी चली गई। तथापि जैसे ही वह खड़ी हुई, वह अचानक गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक भूतिया सा भाव उभर आया, जाने दो, जाने दो, मेरी बड़ी बहन को जाने दो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह बेहोश हो गई। जूनियर बहन, आवाज थोड़ी तेज थी और तुरंत गुफा के बाहर से आवाज आए, वरिष्ठ भाई, वे गुफा के अंदर हैं। हा हा हा, छोटी सुंदरियों, ये युवा स्वामी यहाँ है। आज रात मैं निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा, हा हा हा। जंगल से अश्लील हंसी की लहरें आ रही थीं। सीनियर सिस्टर का शरीर कांप उठा, वह अपनी तलवार को पकड़ भी नहीं सकी और एक झनझनाहट की आवाज के साथ उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और आर्यन से कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मार दो, हमें मार दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ।
एक औरत को मार डालो। यह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं, आर्यन, कर सकती हूँ। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और आर्यन कोई हत्यारा पागल नहीं था। हालांकि लोगों को मारने से उसे 10 ऊर्जा मूल्य मिलते थे, लेकिन उसकी अपनी सीमा थी और जो मारे जाने के लायक थे उन्हें मारना ही था। वह उन लोगों को नहीं मारेगा जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। पुरुषों, अंदर जाओ और उन्हें बाहर लाओ। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, रक्तशोधन संप्रदाय के 2 शिष्य बड़े बड़े कदमों से गुफा में प्रवेश कर गए। आर्यन ने सीनियर सिस्टर को जाने दिया और मुस्कुराहट के साथ कहा, मादरचोद, इस डैडी के खूबसूरत सपने को बिगाड़ रहा है और यहाँ तक कि महिलाओं को धमका रहा है। ये डैडी उन पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो महिलाओं को सबसे ज्यादा धमकाते हैं और यहाँ तक कि ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आर्यन गुफा के प्रवेश द्वार तक चला गया। बड़ी बहन दीवार से टिककर तलवार निकालना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत नहीं जुट रही थी। गुफा के द्वार पर खड़े आर्यन को देखकर वह फूट फूट कर हंसी। अगर तुम आज हमें बचा सको तो मैं अपना जीवन तुम्हारे नाम कर दूंगी। रक्तशोधन संप्रदाय में उतरने के परिणाम बहुत भयानक थे। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर को दूषित कर दिया गया और रक्तशोधन संप्रदाय के अनुयायियों ने उसके साथ खिलवाड़ किया। अंततः उसका रक्त निकाल लिया गया और उसे रक्तमय शव में बदल दिया गया। ये सोचकर वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। आर्यन ने मुड़कर मुस्कुराया, फिर सीनियर सिस्टर से कहा, यही आपने कहा था, समय आने पर अपनी बात से पीछे मत हटना। हालांकि जब वह बोल रहा था तब तक सीनियर सिस्टर बेहोश हो चुकी थीं। उस क्षण में दोनों शिष्य गुफा में चले गए। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां खोलीं और टोडिन कौशल की शक्ति उसकी मुट्ठियों में भर गई। यहाँ से चले जाओ। टकराना, बम, 2 धीमी आवाजें गूंजी और रक्तशोधन संप्रदाय के 2 अनुयायी पीछे की ओर उड़कर एक बड़े पेड़ से टकरा गए। उनके पेट फट गए और खून तेजी से फूट पड़ा। मृत डिंग ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट डिसाइपल को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 200 अनुभव, 20 सच्ची क्यूई और 10 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। ग्रेटर दैन डिंग ग्रेटर दैन खिलाड़ी आर्यन को ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट डिसाइपल को मारने के लिए बधाई, जिससे उसे 200 अनुभव, 20 सच्ची क्यूई और 10 ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। ग्रेटर दैन डॉट 2 घूंसे, तुरंत मार। वरिष्ठ भाई एक विशेषज्ञ है। रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्य शीघ्रता से पीछे हट गए। वरिष्ठ भाई का चेहरा भयावह हो गया और उन्होंने थोड़ा सा कहा, रक्तशोधन संप्रदाय असंबंधित लोगों को बेहतर होगा कि वे भाग जाएं, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। अपने दादा को चोदो, बेझिझक असभ्य बनो। मैं देखना चाहती हूं कि कौन किसके साथ असभ्य है। आर्यन ने डांटा। रक्तशोधन संप्रदाय का वरिष्ठ भाई क्रोधित हो गया क्योंकि वह एक कदम आगे बढ़ा। उसके कदम 1000 किलो के भारी थे। हर कदम पर कंपन की लहरें उठती और उसकी हथेलियों पर रक्त विदारक शक्ति की लहर दौड़ जाती। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, मर जाओ। तथापि उसकी हथेली खाली हवा से टकराई और जैसे ही वह गुफा में खड़ा हुआ, वह थोड़ा चौंक गया। कोई नहीं। ऐसा लग रहा था कि जमीन में कुछ गड़बड़ है। जब उसने आत्मविश्वास से देखा तो चौंक गया। एक बड़ा मेढक। आर्यन का शरीर तोप के गोले की तरह उछला और रक्तशोधन संप्रदाय के वरिष्ठ भाई के पेट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह सीधे उड़ गया। सच्चीची सक्रिय हुई, गला घोंट दो। गड़गड़ाहट। वह बड़ा भाई गिर पड़ा। उसने पहले कभी ऐसी साधना तकनीक का सामना नहीं किया था। वह एक बड़े मेढक में बदल गया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और बोला, कुत्ते, तूने मेरे रक्तशोधन संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत की है। अगर तुझमें हिम्मत है तो अपना नाम बता। साइन अप करें। मुझे इसके बारे में सोचने दें। आर्यन ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे जुगे जियान की आंख कहा जाता है। अगर तुम में क्षमता है तो मेरे जुगे दिव्य महल में जाओ। अगर तुम में क्षमता नहीं है तो मुझसे बहुत दूर भाग जाओ। जुगे दिव्य महल, ज्वाला नगर के 4 स्तंभों में से एक। वरिष्ठ भाई के पेट में अधिक से अधिक दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और उसने गंभीरता से कहा, जुगे जियान की आंख, मैं याद रखूंगा, बस तुम प्रतीक्षा करो। चल दर खत्म। रक्तशोधन संप्रदाय के लोग शीघ्रता से पीछे हट गए। आर्यन ने रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्यों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया है और उन लड़कियों को बचा लिया है जिनमें से एक ने वादा किया है कि वह अपना जीवन आर्यन को समर्पित कर देगी। आर्यन ने खुद को जुगे जियान की आंख बताया है, जो ज्वाला नगर के एक शक्तिशाली परिवार का नाम है। भेड़िया का चेहरा, अध्याय 9। एक भेड़िए जितना अच्छा नहीं। गु टिल्ड टिल्ड बहुत सुगंधित। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये कैसी खुशबू है? नींद में छोटी लड़की अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी। उसका पेट गड़गड़ा रहा था। आखिरकार वह और नहीं रोक पाए। उसने आंखें खोली और आलस से तान ली। उसकी पतली बाहें 2 ज़ैद प्याजों जैसी थीं, बिल्कुल सफ़ेद और बेदाग। मैं कितने आराम से सोई। तब वह चौंकी। क्या मैं रक्तशोधन के धुएं से प्रभावित नहीं हुई? मैं यहाँ क्यों हूँ?
दोनों वरिष्ठ बहनों को देखकर वह तुरंत उठा और दौड़कर उनके पास गया। उसने उनमें से एक को हिलाया और कहा, वरिष्ठ बहन, उठो उठो, हो सकता है कि हम रक्तशोधन संप्रदाय के लोगों द्वारा पकड़े गए हों। रक्तशोधन संप्रदाय, ये 3 शब्द भय से भरे हुए थे जो उनकी नसों को गहराई से उत्तेजित कर रहे थे। वह तुरंत जाग गया और उसका शरीर थोड़ा सिकुड़ गया। महान वरिष्ठ बहन ने जल्दी से जमीन पर पड़ी ठंडी तलवार उठाई, गुफा के वातावरण को देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, छोटी जूनियर बहन, तुम मुझे मौत से डराना चाहती हो। ये वही गुफा है जिसमें हम कल छिपे थे। कल हम जिस गुफा में छिपे थे। छोटी बहन ने सिर खुजाते हुए कहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। दूसरी वरिष्ठ बहन ने कहा, बेशक तुम्हें याद नहीं है। गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम बेहोश हो गई थी और मैं ही थी जिसने तुम्हें गोद में उठाया था। कनिष्ठ बहन तुरंत दूसरी वरिष्ठ बहन पर झपटी और उसके गाल पर चुंबन लिया। दूसरी वरिष्ठ बहन मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है, हे। पिछली रात क्या हुआ? दूसरी बड़ी बहन ने छोटी बहन को धक्का देकर दूर धकेल दिया और बड़ी बहन की तरफ देखा। उसे सब कुछ याद आ गया और बुदबुदाया, मुझे याद है गुफा में एक बच्चा था, है ना? महान वरिष्ठ बहन ने सिर हिलाया। ये सोचकर उसका सिर थोड़ा दुखने लगा। रक्तशोधन धुएं के प्रभाव के बारे में सोचते हुए उसने कहा, बेहोश होने से पहले मैंने उसे गुफा के द्वार पर खड़ा देखा था, मानो वह हमारी रक्षा कर रहा हो। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा होगा। जूनियर सिस्टर आए और बोली, बच्चे, ये कौन सा बच्चा है? क्या यह एक सुंदर लड़का है? वाह, एक हीरो एक सुंदरी को बचा रहा है। मैं इतना जोशीला शो कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे, कितना परेशान करने वाला है। एक हीरो एक सुंदरी को बचा रहा है। क्या तुम लोगों ने उससे शादी कर ली? बड़ी बहन ने दूसरी बहन की ओर देखा और मुस्कुराई। छोटी बहन, आपने कल रात क्या कहा था? जो भी आपको बचाएगा आप उसी से शादी करेंगी, है ना? दूसरी सीनियर सिस्टर ने भी चिढ़ाते हुए कहा, जब मैं बेहोश थी तब मैंने भी सीनियर सिस्टर को यही बात कहते सुना था। छोटी बहन थोड़ी निराश होकर बोली, मैं सच में इसे मिस कर रही थी। मैं देखना चाहती हूँ कि वह लड़का कैसा दिखता है। अगर वह हैंडसम निकला तो मैं भी अपनी जिंदगी उसी पर लगा दूंगी। हम तीनों बहनें एक ही आदमी से शादी करेंगी, हे। बड़ी बहन और दूसरी बड़ी बहन ने उसे घूर कर देखा और छोटी बहन ने तुरंत बकवास करना बंद कर दिया। महान वरिष्ठ बहन ने थोड़ा सा कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा है। रक्तशोधन संप्रदाय के लोग निर्दयी हैं, मुझे लगता है कि वह। ये कैसी गंध है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरी बड़ी बहन का पेट गुर्राया। पूरी रात दौड़ने के बाद उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था। छोटी बहन ने अपनी लार निगलते हुए कहा, मुझे भी इसकी गंध आ रही है। ये बहुत सुगंधित है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जाकर देखती हूँ। जियोबाई, धीरे करो, ये गर्म है, आर्यन ने जल्दी से कहा क्योंकि उसने जियोबाई को अपने मुंह से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा लेते देखा। जियोबाई ने कुशलता से भुना हुआ मांस बाहर निकाला और जैसे ही वह उसे निगलने वाला था, उसने गुफा के द्वार पर एक पतली और सुंदर युवा लड़की को खड़ा देखा। वह 15 या 16 साल की लग रही थी, सफ़ेद पोशाक पहने हुए थी और उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखें नम थीं और आत्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं और उसके कपड़े और भी अच्छे थे। एक मानक सौंदर्य। तुरंत जियोबाई की आंखें चमक उठी, उसकी पुतलियां लगभग दिल के आकार में बदल गईं। वह तुरंत उछलकर उस युवती के सामने खड़ा हो गया और भुना हुआ मांस उसे थमा दिया। कितना प्यारा सा कुत्ता है। युवा लड़की का दिल प्यार से भर गया और उसने तुरंत जियोबाई को गले लगा लिया। आवाज सुनकर आर्यन ने मुड़कर देखा और चुपके से चौंक गई। धिक्कार है, इस दुनिया में वास्तव में बहुत सारी सुंदरियां हैं, यह एक और सुपर सुंदरता है। इंतजार, ये 3 सुपर सुंदरियां हैं। छोटी वाली एक बड़ी लोली है, दूसरी एक जवान और खूबसूरत लड़की है और तीसरी एक परिपक्व बड़ी बहन है। हे भगवान, उनमें से हर एक मेरे पिछले जीवन की तथाकथित देवियों और मशहूर हस्तियों से कहीं ज्यादा सुंदर है। आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक उसे याद आया कि उन्होंने कल रात क्या कहा था। उसने मन ही मन खुशी जताई, मेरा आनंदमय जीवन बस आने ही वाला है। ये बहुत अचानक है। कल रात रक्तशोधन संप्रदाय के अनुयायियों को भगाने के बाद वह गुफा में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह राक्षस जानवरों का शिकार करने चला गया। नाश्ते की तैयारी करें। इसलिए आर्यन ने भोर के बाद गुफा में प्रवेश नहीं किया। अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। नहीं, उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने दयनीय व्यक्तित्व के साथ। अगर वह जानता था कि ये सुंदरियां हैं, अगर उसने उनका फायदा नहीं उठाया तो उसे आर्यन कैसे कहा जा सकता है। तथापि अब स्थिति अलग थी। आर्यन ने गंभीर होने का नाटक किया, मंद मंद मुस्कुराई और कहा, तुम लोग जाग रहे हो। ये वही है। छोटी जूनियर सिस्टर ने तुरंत आर्यन को घूरा और उसे परखने लगी। और उसकी आंखें नंगी थीं और उसे आर्यन का अंदाजा लगाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। उसका रूप औसत है। ये तो किंवदंतियों वाला सुंदर लड़का नहीं है। ऐसा लगता है कि सभी नायक सुंदर नहीं होते। छोटी कनिष्ठ बहन ने कुछ निराशा के साथ कहा और फिर दोनों वरिष्ठ बहनों से कहा,
वरिष्ठ बहन, हम तो बस थोड़े ही जी रहे हैं। वैसे भी अगर हम बिस्तर पर रखा हुआ दीपक बुझा दें तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अरे लड़की, तुम क्या कह रही हो? महान वरिष्ठ बहन ने छोटी कनिष्ठ बहन की बांह पर चुटकी काटी, फिर आर्यन को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, युवा नायक। आर्यन ने तुरंत कहा, अपनी पत्नी को बचाने के लिए धन्यवाद देने की क्या बात है? ये सही नहीं है। आर्यन ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए और पूरी गंभीरता से कहा, वीरता दिखाना और हजारों लड़कियों को आग और पानी से बचाना ही इस युवा नायक का काम है, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तो और, दोनों महिलाओं ने कल रात ये भी कहा। इससे पहले कि आर्यन अपनी बात खत्म कर पाती, तीनों लड़कियां एक साथ इकट्ठी हुईं, भुने हुए मांस को फाड़ते हुए और चर्चा करते हुए बोलीं, कितना प्यारा जियोबाई कुत्ता है, ये बहुत प्यारा है। ये भुना हुआ मांस भी बुरा नहीं है। मैंने पहले कभी इतना सुगंधित भुना हुआ मांस नहीं खाया। अय्या, क्या ये हो सकता है कि यह जियोबाई कुत्ता मांस भूनना जानता हो? उसने आर्यन को नजरअंदाज कर दिया, मानो उसका कोई वजूद ही न हो। वह वही स्तब्ध खड़ा जियोबाई भेड़िए को तीनों बहनों की छाती से रगड़ते हुए देख रहा था। वह एक छोटा सा विकृत व्यक्ति लग रहा था। इसके अतिरिक्त आर्यन को यह बात और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों लड़कियां इसका भरपूर आनंद ले रही थीं। उन्होंने बारी बारी से जियोबाई भेड़िए को गले लगाया और उसे अपनी छाती से रगड़ने दिया। जियोबाई भेड़िया खुशी खुशी उनसे रगड़ खा रहा था। आर्यन वास्तव में उनसे कहना चाहती थी, उस भेड़िए को छोड़ दो, मेरी ओर आओ। तथापि कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कई बार टोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। यह अत्यंत कड़वा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण आर्यन केवल अकेले ही मांस भून सकती थी। जैसे ही मांस भुना गया, उसे जियोबाई भेड़िया ले गया। तीनों लड़कियों को खुश करने के लिए आर्यन रोना चाहती थी, लेकिन आंसू नहीं निकले। ये कैसी दुनिया है, बहुत दुखद है। मैं सचमुच एक जियोबाई भेड़िया बनना चाहता हूँ। जीवित रहना भेड़िए जितना दिलचस्प नहीं है, आर्यन ने कड़वाहट से कहा। आर्यन को लड़कियों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जो उसके पालतू जानवर जियोबाई, जो एक दिव्य जानवर है, के साथ व्यस्त हैं। जियोबाई को लड़कियों से बहुत स्नेह मिल रहा है। घर अध्याय 10। मैं वापस आ गया हूँ। मैं अंततः तृप्त हो गया। लगभग दोपहर हो चुकी थी। 3 महिलाओं और एक भेड़िए का पेट बाहर निकल आने के बाद ही आर्यन की बारी आई। अरे, हमारे अंगरक्षक बनो और हमें ज्वाला नगर वापस भेज दो, ठीक है? छोटी जूनियर बहन ने अशिष्टता से कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, रक्त शोधन संप्रदाय के लोग पहले ही जा चुके हैं, तुम्हें किस बात का डर है? तुम अकेले ही वापस जा सकती हो, तुम्हें मेरी सुरक्षा की क्या जरूरत है? झूठे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह धीरे से बुदबुदाया, वे सभी झूठे हैं। महान वरिष्ठ बहन भी पास आई और बोली, हमारे शरीर में अभी भी रक्तशोधन भ्रम हुआ है। हालांकि हम फिर से बेहोश नहीं होंगे, लेकिन हमारी साधना थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएगी। मुझे आशा है कि वह युवा नायक हमें ज्वाला नगर वापस ले जा सकेगा। दूसरी वरिष्ठ बहन ने भी कहा, युवा हीरो, अंत तक एक अच्छा इंसान बने रहो। इस समय यहाँ तक कि जियोबाई का भेड़िया भी आर्यन की पतलून को काट रहा था, उसे अपनी पानी भरी आंखों से देख रहा था और चाहता था कि वह तीनों लड़कियों की मदद करे। उन्होंने वास्तव में इसे आधे साल तक उठाया था। आर्यन मूल रूप से मना करना चाहती थी, हालांकि सिस्टम ने आवाज उठाई। डिंग। ग्रेटर दैन ट्रिगर मिशन। 3 स्वर्ग संप्रदाय बहनों को ज्वाला नगर में वापस ले जाना। ग्रेटर दैन मिशन स्तर बी। ग्रेटर दैन मिशन पुरस्कार 10,000 अनुभव, 1,000 सच्चा क्यूई मूल्य, 1 हुआंग स्तर 3 उजाड़ ब्लेड। ग्रेटर दैन तुमने एस्कॉर्ट मिशन शुरू किया। आर्यन ने सांस छोड़ते हुए कहा। वह केवल असहाय होकर सहमत हो सका और कहा, ठीक है। उसने मन ही मन सोचा, खैर, मैं ज्वाला नगर लौट सकता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तीनों लड़कियां तुरंत खुश हो गईं। उन्होंने जियोबाई का भेड़िया उठाया और कुछ देर उसके साथ खेली और फिर वे आर्यन के अस्तित्व को नजरअंदाज करती रहीं। जियोबाई का भेड़िया भी वैसा ही था, जो पूरी तरह से उनके शरीर से नशे में था। छोटी जूनियर बहन ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में जियोबाई से अलग नहीं हो सकती, अन्यथा मुझे उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं होती। आर्यन अवाक रह गई, तथापि चूंकि उन्होंने मिशन स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे इसे पूरा करेंगे। वह भी जल्द से जल्द ज्वाला नगर लौटना चाहता था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला एकमात्र व्यक्ति जोजो थी। आधे महीने की यात्रा के बाद वह अंततः अग्निकांच पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल आए। आधे महीने के संपर्क के बाद आर्यन की उपस्थिति बहुत कम हो गई थी और वह इसका आदी हो गया था। तीनों लड़कियां सुंदर थीं, लेकिन वे सभी स्वर्ग संप्रदाय की शिष्या थीं। वह स्वर्ग संप्रदाय की ताकत जानता था, यह अग्निकांच साम्राज्य से भी अधिक मजबूत था। सीधे शब्दों में कहें तो स्वर्ग संप्रदाय कुलीनों का एक विद्यालय था, एक ऐसा स्थान जहां सर्वोच्च प्रतिभाएं और विशेषज्ञ एकत्रित होते थे।
अगर वह 4 स्तंभों में से एक सूर्यवंश का शिष्य भी होता तो भी अगर वह प्रवेश करना चाहता तो उसे प्रवेश पाने से पहले परीक्षाओं और चयनों की परतों से गुजरना पड़ता। ज्वाला नगर में स्वर्ग संप्रदाय की एक शाखा थी। इस बार तीनों महिलाएं अगले वर्ष वसंत की शुरुआत में शिष्यों की भर्ती करने आईं। आधे दिन बाद ज्वाला नगर के पश्चिमी द्वार पर डिंग ग्रेटर दैन एस्कॉर्ट क्वेस्ट पूरा करने के लिए खिलाड़ी आर्यन को बधाई। आपने 10,000 अनुभव अंक, 1,000 सच्चे क्यूई अंक और हुआंग लेवल 3 डेसोलेट ब्लेड प्राप्त किया है। ग्रेटर दैन हो गया। अलविदा अलविदा, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। आर्यन वापस लौटने के लिए बेताब था। अब जबकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, वह आधा सेकंड भी और रुकना नहीं चाहता था। तीनों महिलाएं अचंभित रह गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या वे पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं। यह आदमी उन्हें जल्द से जल्द क्यों छोड़ना चाहता था। औरतें सबसे अजीब जानवर होती हैं। जब वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं तो वे उनका तिरस्कार करती हैं। जब वे उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं तो उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं। महान वरिष्ठ बहन ने अपनी छाती से एक आदेश बैज निकाला और कहा, ये स्वर्ग संप्रदाय का आदेश बैज है। यदि आपके पास कोई मामला है तो आप मुझे खोजने के लिए ज्वाला नगर की स्वर्ग संप्रदाय शाखा में आ सकते हैं। आप इस आदेश बैच का उपयोग बिना ऑडिशन के सीधे स्वर्ग संप्रदाय की चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए भी कर सकते हैं। स्वर्ग संप्रदाय का आदेश बिल्ला, यह एक बहुत ही कीमती वस्तु थी जिसे शाही महल के कुलीन शिष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यदि कुछ लेने लायक हो तो आर्यन स्वाभाविक रूप से उसे अस्वीकार नहीं करेगी। इसे प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, धन्यवाद, जियो बाय, चलो चलें। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े ही वहां से चला गया। तीनों लड़कियां मौके पर ही अचेत हो गईं। वह किस तरह का व्यक्ति है? क्या वह नहीं जानता कि स्वर्ग संप्रदाय के आदेश बैच का क्या अर्थ है? वह कोई देहाती आदमी होगा। छोटी जूनियर बहन ने गुस्से से कहा। महान वरिष्ठ बहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद उन्हें कोई जरूरी काम निपटाना होगा और उन्हें जाना होगा। चलो हम भी चलते हैं। दूसरी वरिष्ठ बहन ने मन ही मन कहा, उसका नाम आर्यन है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। दूसरी बड़ी बहन, वह अभी गया है और आप अभी से उसके बारे में सोच रही हैं। आप बसंत के बारे में सोच रही हैं। छोटी छोटी बहन ने मजाक किया। दूसरी सीनियर सिस्टर तुरंत गुस्से से भर गई, कैसी बच्ची है, तूने सीनियर सिस्टर का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। देख मैं तुझे सबक सिखाऊंगी या नहीं। महान वरिष्ठ बहन, मुझे बचाओ। बस यूं ही तीनों लड़कियां लड़ने लगीं और धीरे धीरे अग्निकांच पर्वत श्रृंखला में जो कुछ हुआ था उसे भूल गईं। रक्तशोधन संप्रदाय के प्रति उनका डर धीरे धीरे कम होता गया। तथापि वे नहीं जानते थे कि रक्तशोधन संप्रदाय के लोग उनसे पहले ज्वाला नगर में आ चुके थे। तथापि वे यहाँ स्वर्ग संप्रदाय से निपटने के लिए नहीं बल्कि जुगेजियान की आंख की तलाश में आए थे। हिबिकस रेस्तरां, ज्वाला नगर के सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में से एक। आर्यन तुरंत जोजो को ढूंढने झुग्गियों में नहीं गया बल्कि पहले यहाँ आया। जोजो को इस रेस्तरां के हिबिकस बंस खाना सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अतिरिक्त उसे भूख भी लग रही थी। आधे साल तक बारबेक्यू खाने के बाद वह अपना स्वाद बदलना चाहता था। उन्होंने एक निजी कमरा मांगा और व्यंजनों से भरी एक मेज मंगवाए। जैसे ही आर्यन खाना शुरू करने वाली थी, निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और खूबसूरत कपड़े पहने एक प्लेबॉय अंदर आया। उसके पीछे 2 अंगरक्षक थे। ओह, मैंने गलत नहीं देखा, है ना? ये तो सचमुच सूर्यवंश का कूड़ा है, आर्यन, युवक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आर्यन, आधे साल तक छिपने के बाद तुम आखिरकार लौट ही आए हो। उस युवक का नाम अभय था। वह सूर्यवंश के महान कुल के बुजुर्ग विक्रांत के सबसे छोटे पुत्र थे। अतीत में चूंकि आर्यन के पास ड्रैगन देवता के रक्त तत्व की विरासत थी और उसका अंतर्निहित कौशल उससे बेहतर था, इसलिए उसने उसे हमेशा इस हद तक दबा रखा था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। जब से आर्यन अपंग हुआ, अभय तेजी से शक्तिशाली होता गया और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। हर जगह आर्यन को निशाना बनाता रहा। कहा जा सकता है कि वह उसे हर बार देखते ही पीटता था और आखिरी बार उसने आर्यन को बेहोश कर दिया था। आर्यन ने उपहास किया और कहा, बेहतर होगा कि तुम दूर भाग जाओ, मुझे खाने से परेशान मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से रेंगने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक अंगरक्षक तुरंत चिल्लाया। अभय की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने व्यंग्य किया, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम सूर्यवंश की प्रतिभाशाली हो? अभी तो आप सिर्फ एक अपंग हैं जिसके प्यूब्स टूटे हुए हैं। इससे पहले कि वह चीज शब्द कह पाता, आर्यन का शरीर हिल गया। पाह! चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और अभय पाह की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसके गाल तेजी से सूज गए। अभय की आंखें खाली घूर रही थीं, समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। दोनों अंगरक्षकों ने भी उसकी तरफ देखा और अभय दहाड़ा, क्या देख रहे हो, जल्दी करो और हमला करो, अयो बहुत दर्द हो रहा है। दोनों अंगरक्षक तुरंत आगे बढ़े। पाह!
दो और थप्पड़ पड़े। दोनों अंगरक्षक अभय की तरह जमीन पर गिर पड़े और बहुत देर तक उठ नहीं पाए। आर्यन अपनी सीट पर वापस आ गया और खाना जारी रखा। अभय ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। आधे साल में उसे लगा कि उसकी साधना काफी तेजी से आगे बढ़ी है और वह योद्धा के 8वें स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि आर्यन ने ये चाल कैसे चली। अंतर बहुत बड़ा था। तब अभय चुपके से रेंग कर भाग जाना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसके सिर पर पैर रखा और कहा, क्या तुम भाग जाना चाहते हो? अभय ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे बाहर रेंगने के लिए नहीं कहा था? मैं रेंग रहा हूं। आर्यन ने अपने पैरों से बल लगाया, सीधे अभय को जमीन पर गिरा दिया और कहा, बाहर रेंगने से पहले बिल का भुगतान करें। अभय का दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वह भड़कने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने मन ही मन सोचा, जब मैं सूर्यवंश में वापस लौटूंगा तो तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। आर्यन, तुम बस इंतजार करो। आर्यन ने गुड़हल के बंस पैक किए और झुग्गियों की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद, जोजो, मैं वापस आ गया हूं। आर्यन आंगन में गया और देखा कि बहुत देर से किसी ने उसे साफ नहीं किया था। उसका दिल बैठ गया, क्या कुछ हुआ है? दरवाजे पर खड़ी एक बूढ़ी दादी ने सावधानीपूर्वक कहा, कुछ महीने पहले मिस जोजो को कुछ लोगों के समूह ने पकड़ लिया था। लौंग दयाओ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुरंत आर्यन सफलतापूर्वक ज्वाला नगर लौट आया है और उसने अभय को आसानी से हरा दिया है। हालांकि उसे पता चलता है कि जोजो को सूर्यवंश के अभय के पिता लौंग दयाओ ने पकड़ लिया है।